क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, मैं लेक्चर देखता था पर पेन पेपर से अच्छे से नोट डाउन नहीं करना, एक होते एक्सेप्शंस वगैरह नहीं लिखना सही से। तो ये समझ में आ गया कि जनरल कोर्स तो जो सभी लोग कर रहे हैं तो फिर एवरेज ही रह जाओगे, मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा। ये इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि सेल्फ एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबसे बड़ा रोल जो है, आई थिंक जो होता है किसी भी टॉपर की जर्नी में, होता है कि उसने खुद कितना एफर्ट डाला हुआ है, वो बहुत। आप सभी का रैमो विद टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से अमन शर्मा, जिनकी एसएससी सीजीएल 2020 में ऑल इंडिया रैंक 63 है और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की पोस्ट ऑप्ट करी है। अमन का ये एसएससी सीजीएल में तीसरा प्रयास था। पहले 2 प्रयासों में इनका क्या परफॉर्मेंस रहा, साथ ही साथ ये जो इनकी प्रिपरेशन जर्नी है 2020 एग्जाम वाली, इसमें हम और गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या थी, कंटेंट क्या था, कैसे इन्होंने इंश्योर किया कि टॉप 100 में इतनी बढ़िया रैंक लाकर इनकी जो मनपसंद पोस्ट है वो इन्होंने हासिल करी है। सो अमन से मिलकर इनकी पूरी जर्नी को खंगालते हैं। हर एक सवाल मैं पूछने की कोशिश करूंगा जो एक एस्पिरेंट के मन में पूरी तैयारी के दौरान उठते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा इंटरव्यू अंत तक देखेंगे तो अमन की जर्नी से आप बहुत 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 कुछ सीख के जाएंगे। अमन, आपका रैमो विद टॉपर शो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। अमन, सबसे पहला सवाल, जैसे मैंने बच्चों को बताया कि आपने 3 अटेम्प्ट लिए एसएससी सीजीएल में, 3rd अटेम्प्ट था। 3 क्यों? पहले 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इतना कैजुअल अटेम्प्ट था, थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द कॉलेज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी पर बहुत कैजुअल थी वो। मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। आई यूज़ टू गो देयर बट ज़्यादा सीरियसली नहीं जाते थे, बस गए और बैठ गए, टाइम पास कर लेते थे। ज़्यादा सीरियसली मैंने उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं करा और इतने सोर्सेज भी नहीं पता थे, इतनी डेप्थ नहीं थी एसएससी के बारे में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन कुछ 2 मार्क्स से करीब रह गया था कट ऑफ से, टीए की कट ऑफ से 2 मार्क्स कम थे मेरे। तो सेकेंड, लेकिन मेरे को ये समझ आ गया था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कि मैं सिक्योर कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, मतलब एक ठीक ठाक पोस्ट ले लूँगा मैं इस एग्ज़ाम से। तो फिर मैंने 2019 की सीरियसली प्रिपरेशन शुरू करी थी। फिर बाकी मेरी जर्नी ऐसे ही रही है, मतलब लर्निंग बहुत स्लो रहती है मेरा लर्निंग प्रोसेस काफ़ी स्लो रहता है। तो 2019 में मैंने फाइनली एक पोस्ट सिक्योर करी अपने लिए। मैं सीजीडीए ऑडिटर वर्किंग हूँ पुणे में। तो कितनी रैंक आई थी आपकी? तब मेरी 2522 रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक सीजीएल 19 में। उसमें भी एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि बेटर हो सकती है मेरी रैंक, पर लेकिन टियर 3 में मेरे काफ़ी कम स्कोर रह गया था। 47 आए थे मेरे को टियर 3 में। तो इसलिए आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई विल गेट एक्साइज इंस्पेक्टर और समथिंग, बट आई डिडंट गेट इट। तो इसलिए फॉर अ बेटर ग्रेड पे, एंड दिस टाइम आई वाज एमिंग फॉर एमईए। सो आई प्रिपेयर्ड वेरी सीरियसली फॉर 2020 एंड आई सिक्योर्ड रैंक 63 दिस टाइम, तीसरी बार में। या राइट। एमईए का क्यों आपको इतना इंटरेस्ट था कि एमईए में जाना है? मुझे एमईए, मतलब जब मैंने सीजीएल में सारी पोस्ट एक्सप्लोर करी उसके बाद मेरे को लगा कि सबसे एक लैविश, सबसे अच्छी जो मेरे को, मतलब वर्क कल्चर, शायद ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने अज्यूम करा, सीनियर से पूछा, तो वर्क कल्चर शायद अच्छा है इसमें और थोड़ा सा लैविश था, एमईए का क्रेज़ अच्छा था। तो मैंने एमईए इसलिए ऑप्ट करा कि एक तो सबको ही पता है कि फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी को अच्छा लगता है वो चीज़, और बस ऐसा कोई ख़ास मतलब वो नहीं था। मेरे को इकलौती यही पोस्ट थी जो बहुत अट्रैक्टिव लगी है, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर एमईए। ओके अमन, यहाँ थोड़ा सा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो आपके 2019 अटेम्प्ट से रिलेटेड है। जो आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट के बारे में थोड़ा बताओगे कि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो एसएससी सीजीएल की तैयारी उन्होंने स्टार्ट नहीं करी, वो करेंगे। तो ये जो पोस्ट है जिस पे आपने अभी सीजीएल 19 के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है, वो पोस्ट क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वहाँ क्या काम है एग्जैक्टली, वो क्या पोस्ट? मैं सीजीडीए ऑडिटर पोस्टेड हूँ, जैसे मैंने बताया। सीजीडीए का फुल फॉर्म क्या है पूरा? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। एज एन ऑडिटर मैं वहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो अभी फ़िलहाल 2 years यू विल गेट प्रोबेशन पीरियड। देन अभी यहाँ पे मेरा काम जो रहता है बेसिकली नॉट एग्जैक्टली ऑडिट वर्क दैट यू हैव टू गो ऑन द फील्ड और समथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। पेपर वर्क होता है, लाइक नॉर्मल ड्राफ्टिंग होती है, जो भी आपको टास्क असाइन होता है उसके अकॉर्डिंग। वैसे इन जनरल ड्राफ्टिंग ही होती है जो एक एएसओ का काम होता है।
तो उसी टाइप का वर्क नेचर होता है, डेस्क जॉब होती है। ग्रेड पे क्या है उसकी? इसमें 2800 ग्रेड पे है। तो लेकिन इनके प्रमोशंस काफ़ी अच्छे हैं। लाइक आप SAS एग्ज़ाम जब क्लियर कर लेते हैं। SAS क्या होता है? SAS मेरे को अभी फुल फॉर्म क्लिक नहीं हो रही है, लेकिन मतलब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है SAS। आप क्लियर करते हो अकाउंट्स और तब आप एक ऑफिसर ग्रेड पे पहुंच जाते हो 4800, दैट इज़ गेजेटेड। तो अगर वो कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ले कितने टाइम में बन जाएगा गेजेटेड? विद इन आई थिंक अ वीक आपका मतलब ग्रेड पे चेंज हो जाता है, आप प्रमोट हो जाते हो। नहीं, बट वो एग्ज़ाम के लिए कुछ तो लिमिट होगी कि कितने दिन में वो एग्ज़ाम होता है? हाँ, आफ्टर 2 इयर्स मैंने बताया, जैसे आप प्रोबेशन पूरा करोगे उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो SAS देने के लिए। तो वो एग्ज़ाम रेगुलर होते रहते हैं? हाँ, अभी नहीं चल रहे हैं रेगुलर, पर मतलब इनके अकॉर्डिंग होता है सिस्टम। जैसे कभी रेगुलर चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। अभी कोई कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो इस वजह से नहीं चल रहे हैं, पर अभी सुनने में आ रहा है कि रिसेंटली होने वाला है। तो जो लोग इस ईयर ज्वाइन कर रहे हैं वो उनको SAS देने का मतलब इस ईयर ज्वाइन कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। जो लोग 2 साल प्रोबेशन पूरा हुआ है उनको चांस मिल जाएगा अब की बार SAS देने का। इस साल होने का चांस है। अच्छा, इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर ईयर इज गोना। अच्छा, मैं एक सवाल मैं पूछूंगा जो थोड़ा सा अब तो आप खैर वो जॉब छोड़ ही रहे हो, ME में आ रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि ठीक है ग्रेड पे समझ में नहीं आता, हाथ में कितना पैसा आता है? ठीक है, तो मंथली अगर मैं 2800 ग्रेड पे की जो जिस जॉब प्रोफाइल में आप में हो, इन हैंड सैलरी कितनी आ रही है जो महीने में आपके बैंक में क्रेडिट होता है? एग्जैक्ट, हाँ, 48,858 आई थिंक एग्जैक्टली। ये अमाउंट 2800 ग्रेड पे आता है। हाँ, क्रेडिट होता है जो आपका। और जो ME में जहाँ आप जा रहे हो, ठीक है, उसमें क्या ग्रेड पे है और कितना अमाउंट क्रेडिट होगा आपके? मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जितना सुना है मेरे ख्याल में 72,000 अराउंड होता है क्रेडिट होता है आपका। हाँ, जो आपकी नेट सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी, बैंक अकाउंट में जो आती है। अच्छा, 4600 ग्रेड पे का 50% का सीधा जंप है, मतलब ये ग्रेड पे का फर्क है, राइट? बिल्कुल। तो ये बच्चों देखो, दम लगा के मेहनत करो, क्योंकि ये ग्रेड पे कितना आपके पे पैकेज को बढ़ाते हैं आप देख सकते हो कि 2800 ग्रेड पे से ME में आने का मतलब है सीधे 50% सैलरी का जंप सीधा। प्लस ME में बाहर जाके आपकी सैलरीज भी ज़्यादा मिलती है ना आपको। वो कितना मिलती है लगभग, कुछ आइडिया है आपको? कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, जैसा मैंने सुना है। तो आपका फॉरेन अलाउंस होता है एक, उस पर डिपेंड करती है चीज़। तो अराउंड $3,000 या $4,000 के मिड में रहता है। तो 2 लाख के ऊपर हो गया तो? हाँ, इजीली 2.5-3 लाख तक रहता है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ इतनी रहती है पर मंथ। बिल्कुल। तो एक तरह से अगर हम देखें कि जो लीगल सैलरी है वो एक तरह से ME में सबसे ज़्यादा हो सकती है अगर आप फॉरेन स्टेशंस पे जाते हैं तो। बहुत बढ़िया। अमन, अब मैं आपकी जो जर्नी है वहाँ पर वापस आना चाहता हूँ। एक एक करके सवालों को पूछेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है? आपने अपनी बेसिक एजुकेशन कैसे करी? थोड़ा सा 10th 12th ग्रेजुएशन की स्ट्रीम्स के बारे में बताइए। कब आपने किया? क्या परसेंटेज रहे आपके, इसके बारे में ज़रूर बताइए। मेरा होम टाउन मुरादाबाद है। मैं फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल 12th स्टैंडर्ड मैंने एक ही स्कूल से पढ़ाई करी है मुरादाबाद, अपने होम टाउन में। SS चिल्ड्रन एकेडमी एक स्कूल था लोकल वहीं मुरादाबाद में। तो मैंने 10th में CGPA सिस्टम था हमारे यहाँ, ग्रेड CBSE। हाँ, CBSE स्कूल है। तो आई सिक्योर्ड ग्रेड 10 आउट ऑफ 10। तो उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में मतलब फॉर 11th एंड 12th आई चोज साइंस स्ट्रीम। PCM मेरे पास थी और मैंने उसमें भी अच्छा मार्क्स स्कोर करे थे। 93% आई गॉट इन 12th क्लास। तो मतलब एक्चुअली उस टाइम से ही मेरी क्वालिटी ऐसा नहीं था, मैं बहुत एक्सीलेंट नहीं था पढ़ाई में, मतलब ठीक था, लेकिन जब प्रेशर आता है तो पढ़ लेता हूँ, बस केवल ऐसा वाला सीन था। तो मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया था अच्छे मार्क्स। मतलब ये ऐसा मेरा ब्रदर मेरे को बोलता है कि तुम्हारी जो क्वालिटी है ना वो बस ये है कि मार्क्स उठाना जानते हो, कि बस मार्क्स आने चाहिए, उसके आगे मेरे को मतलब नहीं है याद रहेगा नॉलेज कितनी बिल्ड हो रही है या नहीं है। तो मार्क्स मैं ठीक ठाक ले आता हूँ, जुगाड़ू हैं आप? हाँ, जुगाड़ हो जाती है, प्रेशर में ले आता हूँ मैं। राइट। एंड ग्रेजुएशन में आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस साल में आपकी 12th पूरी हुई? 2015 में मेरी 12th पूरी हुई है। फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग इन महाराजा अग्रसेन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहाँ पे मेरा BSc ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स था। फिर 3 साल हमने फुल एन्जॉयमेंट में ही बिताए हैं। फिर 3rd ईयर में जाके अब ये लगा कि अब सोचा तो यही था, दिल्ली आए थे तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे बाद में। तो अब 3 साल मज़े हो गए हैं, अब प्रिपरेशन का टाइम आ गया। 3rd ईयर में स्टार्ट करा कि SSC के बारे में एटलीस्ट जानना तो शुरू करें हम, क्योंकि मुरादाबाद में ऐसा बैकग्राउंड था, वहाँ पे इवन आप मानो मेंस की कोचिंग भी नहीं मिलती है।
मेंस की कोचिंग होती ही नहीं, क्योंकि प्री क्लियर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो मेंस के बैचेज ही नहीं चलते हैं। और वहाँ पे एसएससी का इतना नॉलेज नहीं है, लोगों को नहीं पता है इतना एसएससी के बारे में। तो दिल्ली में मेरे को था कि दिल्ली में कोचिंग करेंगे 3rd ईयर में जा कर के। तो 3rd ईयर लास्ट सेमेस्टर में जाके मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे को एक जिस्ट मिल गया था कि एसएससी में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, कितना टाइम लगता है, मॉक टेस्ट क्या होते हैं, ये पता चला था। देते कुछ नहीं थे, कुछ सीरियसली ऐसे नहीं, क्लास चले गए, वीक में 2 दिन 3 दिन क्लास चले गए, वरना नहीं जाते थे। अपना कॉलेज का फेज़ होता है उस टाइम पे, आप नहीं इतना सोचते हो, देख लेंगे, हम तो हैं ही, निकाल लेंगे, क्या हो गया, किसी से कम थोड़ी हैं, निकाल लेंगे। तो वो वाला फेज़ चल रहा था। उसके बाद खैर कॉलेज ख़त्म हो गया। फिर ये हुआ कि 2018 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो अब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ऑफलाइन कोचिंग ख़त्म हो गई थी, फिर ऑनलाइन सोर्सेज ढूंढने शुरू करे। तो ऑनलाइन में उस टाइम पे अभिनय सर की वीडियोस आती थी ऑनलाइन में, तो अभिनय सर की वीडियोस देखनी शुरू करी कि चीज़ें आती तो हैं पर लेकिन इनको शॉर्ट में कैसे करा जाए, कुछ आइडिया नहीं है। पढ़ी है वही 10th क्लास तक पढ़ी है मैथ्स, लेकिन उसमें तो पूरे मेथड्स लिखने होते थे। तो अभिनय सर की वीडियो से स्टार्ट करा था। अभिनय सर थे ऑनलाइन, आपका मैंने चैनल देखा था ऑनलाइन, लेकिन उस टाइम पे आप जब पढ़ाते थे तो आपके मेथड्स में मैं मतलब समझ नहीं पाता था कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो आपके 2017 में जो आपने पेपर के सॉल्यूशंस कराए थे, 2017 मेंस काफ़ी हार्ड आया था। तो उस समय से एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था ना कि अब हार्ड आने हैं, पेपर ऐसे ही आने हैं, उस टाइम पे ये लगने लगा था। तो आपके मैं सॉल्यूशंस देखता था 2017 के, तो उसमें लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, अभी ये सर की चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रही हैं, तो मेरे को पहले बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो मैंने अभिनय सर से अलजेब्रा पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और फ्री वीडियोस में, तो वो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, तो वो मैंने पढ़ा, कनेक्ट कर पाया था मैं उस चीज़ से। और उसके बाद आभास सैनी सर हैं, उनके ज्योमेट्री के सीरीज़ के लेक्चर्स पढ़े हुए थे, वो देखे हैं, प्लेलिस्ट देखी हैं काफ़ी। पवन राव सर की ज्योमेट्रीज देखी है। तो थोड़ा एक बेसिक नॉलेज हुई थी कि एसएससी में किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाता है सवाल को। ऐसा मतलब 12th वाला या 10th क्लास वाला एक ट्रेडिशनल वे। ये कौन से अटेम्प्ट की पहले की बात करें आप, 19 वाला अटेम्प्ट की 18? 2018 में पहला अटेम्प्ट हाँ, आपका था। तो एटलीस्ट एक नॉलेज नहीं आई थी मेरे को, बस एक ये पता चला था कि एसएससी में किस तरीके से लोग अटेम्प्ट करते हैं चीज़, बस अभी यही आइडिया लग रहा था, पकड़ किसी चीज़ पे भी नहीं हो पा रही थी। तो खैर उतने में पेपर आ गया था। फिर तो प्री दिया था, प्री जैसे तैसे क्लियर हो गया था मेरा, क्योंकि इंग्लिश का बैकग्राउंड था, तो इंग्लिश में मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैथ्स में मेरे शायद 36 अराउंड आ गए थे, ठीक ठाक मार्क्स आए थे। और बाकी जीएस भी थोड़ी बहुत लूसेंट से पढ़ी थी, तो जीएस में भी ऐसी कुछ 16-17 मार्क्स आ गए थे। खैर प्री क्लियर हो गया था, कट ऑफ क्लियर हो गई थी। फिर तो मैंने कहा अच्छी बात है, मेंस का भी एक आइडिया लग जाएगा, मेंस में कैसे आता है, क्या रहता है। तो फिर पढ़ने के लिए मैंने कोई सोर्स ढूंढा कि अब तो कोई टीचर चाहिए डेडिकेटेड, कि तब ये लग रहा था प्री क्लियर हो गया तो इसका मतलब हो सकता है कि आगे कुछ चांस है। तो मैंने कांटेक्ट करा 1-2 टीचर्स को कि पढ़ने के लिए, पर लेकिन कोई टीचर मिला नहीं। और तब इतना पता भी नहीं था कि ऑनलाइन होती भी नहीं थी शायद क्लासेस, ऑनलाइन कोविड के बाद हुआ है। तो मैं मुखर्जी नगर जाने के लिए रेडी नहीं था, मेरे को वो फेज़ नहीं चाहिए था कि मैं मुखर्जी नगर बैठूँ। तो मैं अपने होम टाउन चला गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सेल्फ स्टडी करते हैं। तब किरण पब्लिकेशंस की पुरानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से स्टार्ट करा। जितना हो पाया, बुक में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो जितना हो पाया थोड़ा बहुत कर लिया था। मेंस देने चले गए। मेंस देने गए तो तब पता चला था कि एग्ज़ाम में रियलिटी में प्रेशर कब फील होता है। बहुत उस टाइम पे प्रेशर, मतलब एक अटेम्प्ट लग गया मेरे को जानने के लिए कि कितना प्रेशर वहाँ पे होता है, क्योंकि मॉक्स के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। सीधा कॉलेज पूरा करके निकले थे, तो मॉक्स दिए नहीं थे आपने? एक भी मॉक नहीं दिया था मैंने। तो एसएससी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी ना, ऐसी। खैर चलेगा, हवाबाजी में ऐसे ही मेंस देने चला गया था। मैथ्स में कुछ 114-115 नंबर आए थे, नॉर्मलाइज होके 119 हो गए थे। तो और इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश का मैंने आपको जैसे बताया ना, अंडरस्टैंडिंग पे मैं रिलाई कर रहा था। तो एज सच रूल्स तो बस केवल नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़े थे, वॉल्यूम 1 से, बस वही इकलौती बुक पढ़ी थी, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा था। पर तब भी मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे इंग्लिश में। आज के हिसाब से मैं सोचता हूँ तो अब इतने नहीं आते हैं, 187 आ गए थे मेरे। अच्छा, उस साल? हाँ। तो खैर ठीक था वो अटेम्प्ट, लेकिन उसमें फ़ाइनल कट ऑफ में उस बार वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, पर तब भी फाइनल कट ऑफ से मैं रह गया था, करीब 2 मार्क्स से रह गया था। तब मेरे को लगा कि हाँ अचीवेबल है, इतना कुछ नहीं है।
अमन, मैथ्स में जैसे आपने बताया कि एक आपकी जर्नी रही 2018 की, वो थोड़ी सी नॉन सीरियस थी जर्नी। आपने यूट्यूब से भी पढ़ा, कुछ ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाई करी, बट 2019 जो आपका एक सीरियस अटेम्प्ट था, देन 2020 जिसमें आपने एक रैंक इम्प्रूवमेंट किया, तो इन दोनों अटेम्प्ट में एक कंबाइंड जो आपकी मैथ्स का स्ट्रैटेजी रहा वो क्या रहा, क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, उसके बारे में बताएं। फेज वाइज बता सकते हैं कि 19 में क्या किया, 20 में क्या किया। 2019 में मैंने फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट करा कि मेरे पास अभी सोर्सेज हैं थोड़े, जैसे क्योंकि 18 में अच्छे से रीड नहीं करा था सब कुछ, तो प्री के लिए मैंने वहीं से ही करा स्टार्ट। फ्री वीडियोस थी पड़ी हुई टीचर्स की, आपकी थी, गगन सर की थी, आभास सर की थी, सबकी फ्री वीडियोस से मैंने स्टार्ट करा पहले नॉलेज गेन करना, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, पकड़ नहीं थी। लाइक एलिगेशन आता है पर लेकिन एलिगेशन किस पे लगना है और वेटेड क्या होता है, वेट्स क्या किस पे वेटेड होती है एवरेज, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे कि एटलीस्ट मैथ्स पे मेरी पकड़ हो। तो उसके लिए मैंने फ्री वीडियो से ही स्टार्ट करा पहले। फिर उसके बाद मैंने अनअकैडमी से ट्राई करा, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ करे हैं मैंने जिनके भी अच्छे थे, जैसे कैलकुलेशन शीट्स आपकी बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो वहाँ से मैंने कैलकुलेशन का तरीके सीखे। आपकी कैलकुलेशन वीडियोस आई थी जिसमें वैदिक मैथ्स आपने डिवीजन सिखाया था कि बड़े नंबर्स हैं जैसे 289 डिवाइड बाय 107, तो अप टू 2 डेसिमल्स आप कैसे करेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि 18 का मैंने मेंस देखा ना, वहाँ पे मेरे बिल्कुल कान गर्म हो गए थे ड्यूरिंग द पेपर तो मतलब शिवर करने लगा। तो उसमें ये हुआ कि मेरे को समझ में आया कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होनी चाहिए तब आप कर सकते हो, और ये भी समझ में आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होगा, उसमें ऐसा नहीं होगा कि उसी में ही जस्ट वैल्यू चेंज होके आ गई, लेकिन आपका एक रीडिंग टाइम बच जाएगा पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करें तो जो रीड करने में एक बच्चा टाइम लगा रहा है वो आपको रीड करने में टाइम ही लगाना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी समझोगे उस क्वेश्चन को। तो ये चीज़ एनालिसिस करा मैंने इस चीज़ का। तो प्री मैंने बिना किसी और एक्सटर्नल हेल्प के, यूजिंग ओनली यूट्यूब एंड ऑल, मैंने प्री अटेम्प्ट कर दिया था ऐसे ही। फिर मेंस के लिए मैंने था कि कोई पेड कोर्स लेना पड़ेगा, किसी टीचर से डेडिकेटेड तरीके से एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो उस समय सारे टीचर्स ऑनलाइन आए थे कोविड के बाद से, जब मेंस होना था, तो मैंने आभास सर से मेरा अच्छा कनेक्ट हो गया था, तो मैंने आभास सर का पेड कोर्स ले लिया 2019 में। तो क्योंकि सर ने भी बोला था कि 2 मंथ्स में मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो मेरे को अपना टाइम पीरियड भी सही लगा और ये भी लगा कि उसके बाद मैं मॉक्स दूंगा। तब ये नहीं लगता था कि प्रिपरेशन के टाइम पे वही मॉक्स देने चाहिए, तब ये था उसके बाद मॉक्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो खैर कोर्स करा, लेकिन तब भी मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर लग रहा था कि मुझे आता है काफ़ी, लेकिन उतना अच्छा आता नहीं था, बाद में रियलाइज़ हुआ। तो 170 मार्क्स आए थे मेरे मैथ्स में, मेंस में। हाँ, मेंस में मेरे, मॉक्स में भी इतना ही रहता था एवरेज स्कोर। तो मुझे ये लगता था शायद मेंस आएगा थोड़ा इजियर होगा, मॉक्स तो टफ होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, पर लेकिन उतना ही रहा स्कोर ऐसा नहीं होता है, मॉक्स सोच समझ के बनाए जाते हैं। तो लेकिन ज़्यादा मॉक्स नहीं दिए थे, हार्डली 10 मॉक्स दिए होंगे मैथ्स के। तो उस साल भी, लेकिन फिर मेरे को ये था कि कोई ना कोई पोस्ट मैं अच्छी 4600 ग्रेड पे सिक्योर कर लूँगा, लेकिन टियर 3 में लटक गए फिर उस बार। बहुत दुख हुआ था उस बार। इंग्लिश में कितने आपके 19 वाले अटेम्प्ट में? इंग्लिश में मेरे 180 आए उस साल। हाँ, 180 थे मेरे 19 में। तो फिर 2020 में क्या चेंजेस आपने किए, कंसिडरिंग कि रैंक इंप्रूवमेंट करना था आपको? फिर ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, डेडिकेट होके मतलब एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डेली का टाइम निकालना पड़ेगा, और ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी पढ़ लिया उठा के, या बस आपने लेक्चर कर लिए, किसी एक टीचर के लेक्चर कर लिए तो आपका मतलब गारंटी है कि सक्सीड करोगे, ऐसा नहीं है। खुद की प्रैक्टिस पर रिलाई करना पड़ेगा, पेन पेपर चलाना पड़ेगा। ये चीज़ रियलाइज़ हुई मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, मैं लेक्चर देखता था पर पेन पेपर से अच्छे से नोट डाउन नहीं करना, एक होते हैं एक्सेप्शंस वगैरह नहीं लिखना सही से। तो ये समझ में आ गया कि जनरल कोर्स तो जो सभी लोग कर रहे हैं तो फिर एवरेज ही रह जाओगे, मतलब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा। ये इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि सेल्फ एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे बड़ा रोल जो है, आई थिंक जो होता है किसी भी टॉपर की जर्नी में, होता है कि उसने खुद कितना एफर्ट डाला हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ही सारा कुछ आपका इम्प्रूवमेंट होता है कहीं ना कहीं। कितना आप पेन पेपर उठा के कितना लिख रहे हो उस चीज़ को, नो, क्योंकि एक क्लास देखने वाले 5000 बच्चे हैं मान लीजिए, उसमें से 2000-3000 ऐसे होते हैं जो क्लास अटेम्प्ट नहीं करते, उसके बाद 1000 बंदे बचते हैं जो क्लास देखते हैं, उसमें से 500 बच्चे हैं जो नोट डाउन कर रहे हैं।
तो मतलब बहुत कम, सीरियसली अगर कोई देखा जाए तो हार्डली 100 बच्चे होते हैं, उतने भी शायद ना हो, पर 100 बच्चे होते हैं जो उसको मतलब डेली अटेम्प्ट कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं और फिर बाद में एक बार देखते हैं कि क्या चीज़ मैंने आज सीखी है। तो ये चीज़ फिर मैंने देखी कि नहीं, डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा अपने में और मतलब जनरल उसमें सभी में। तो उसके लिए फिर मैंने कहा आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। और जैसे मैंने 2020 का प्री दिया था, फिर टेलीग्राम पे आपके ग्रुप्स वगैरह होते हैं, डाउट सॉल्विंग लोग होते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं अलग अलग टीचर्स के। आपके भी जैसे पब्लिक चैनल के ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी डाउट सॉल्व होते हैं आपके, आप भेजो तो मेरे को ऐसे ही एक ग्रुप मिला वहाँ पे, द पंडित्स करके एक ग्रुप है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे लोग थे। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं पेपर दे के निकला और मैंने 88 या 90 अटैम्प्ट्स करे थे। मेरे को लगा बहुत अच्छा अटैम्प्ट हुआ है आपकी बार, लेकिन उसी शिफ्ट में मैं देख रहा था 97 98 भी करके आ रहे हैं, मतलब रिलायबल बंदे जो काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले बंदे हैं। तो मेरे को लगा नहीं, अभी है स्कोप और इम्प्रूवमेंट का। तो फिर मैंने उस ग्रुप में जो भी ओनर थे और एडमिन्स थे उनसे बात करी कि मेरे को भी ऐड होना है। तो खैर ऐसे करके ऐड हो गए थे 2020 मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो ये हुआ कि सब लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हर एक मॉक, जैसे मान लीजिए आज हमने मॉक शेड्यूल करा है कि आज सब लोग टेक्स्ट बुक का सेकंड मॉक देंगे या सुपर मॉक का फोर्थ मॉक देंगे। तो पूरा ग्रुप बैठ के 1000 बंदे बैठ के वो सुपर मॉक 4 दे रहे हैं। अच्छा। बैठ के तो हर एक मॉक एक लाइव मॉक बन गया ना आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि एग्जाम से 2 महीने पहले सबकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, आपको डेली देख रहे हो। तो आपसे बेटर जब कोई स्कोर कर रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का। तो ये चीज़ बहुत कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट मिला मेरे को वहाँ पे। तो ये 2020 की जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी है आपकी, उसमें आपने कोई कोचिंग नहीं करी 2020 में? सेल्फ स्टडी? एक कोर्स कर लिया था मैंने, जैसे आभास सर का। तो ये था कि एक बार कोर्स कर लिया है, अब फिर समझ में आ गया था खुद से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि बार बार आप कोर्स लेते रहो। कोर्सेज ख़त्म भी नहीं हो पाते हैं। जैसे बीच में एक कोर्स लिया था मैंने, ऑनलाइन कोर्स लिया था एक टीचर का, तो वो मैं पाइलअप होता चला गया, 25-30 क्लास उसमें पाइलअप हो गई थी, फिर और प्रेशर बिल्ड होता रहता है उस चीज़ से। तो ऐसा कोर्स लेना ही नहीं चाहिए ना जिसमें आप कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो। तो उसका इसलिए फिर मैंने कोई कोर्स लिया नहीं। अपना टेलीग्राम पे मैं कनेक्टेड हो गया था बच्चों से, तो हमारी एक जैसे कम्युनिटी बन गई। तो आपस में कम्पीट करते थे डेली बेसिस पे, क्या पढ़ना है आपस में बताते रहते थे। तो शेड्यूल आ गया, आज ये पढ़ेंगे, रात में चेक करेंगे किसको कितना हुआ है। तो ऐसे करके एक इन्वायरमेंट बन गया था अच्छा। तो अब डेली के फिर मॉक्स देने स्टार्ट करे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फिर समझ में आया कि नहीं, मॉक्स तो डेली देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है तब जाके, क्योंकि आप कम्पीट नहीं कर सकते ना। एक इंसान है जो मतलब जो रैंकर है, टॉप 100 में आ रहे हैं बंदे, वो 1 साल से वो डेली मॉक्स दे रहे हैं। तो आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। आप 1 मंथ सोचो कि मैं प्रिपेयर करके फिर 1 मंथ में मॉक दे करके, क्योंकि उनका फिर लेवल एक अलग चला जाता है। फिर सोर्सेज का मैं बताता हूँ जो मैंने यूज़ करे। सोर्सेज मैंने मैथ्स के लिए, जैसे मैंने बताया, कैलकुलेशन के लिए मैं आपके वीडियोस पर रिलाई कर रहा था, और आभास सर की शॉर्ट वीडियोस थी उन पर रिलाई कर रहा था। बाकी पिनेकल की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उस पर मैंने काफ़ी मेहनत करी। जैसे उस बुक में ये रहता है आपका अटेम्प्ट करने का तरीका। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार रिपीट मोड पे 2000-3000 क्वेश्चन करो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्वेश्चन करो, जो भी बेस्ट क्वेश्चन है उसको टिक करते चलो, जिससे कि एक सॉर्टेड वे में जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं क्वेश्चंस वो आपके पास हो मार्क करे हुए। सेकंड टाइम करो तो बस वो टिक करे हुए क्वेश्चंस करें। थर्ड टाइम करे तो सर्किल करे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद वो वाले कर लिए। तो इस तरीके से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक जो थी वो पूरी ख़त्म करनी थी, तो वो ख़त्म करी। बाकी चैनल्स की PDF निकलती हैं बेस्ट क्वेश्चंस की। एग्ज़ामों की 1100 क्वेश्चंस की एक PDF आपने लॉन्च करी थी, वो बहुत अच्छी थी। तो उसमें प्रैक्टिस आपका एक मतलब डेली के 100 क्वेश्चंस करे तो 11 डेज़ में ख़त्म हो गए। तो मतलब एक कॉम्पिटिटिव बन गया था। डेली हम मार्क्स देखते थे दूसरों के कितने आ रहे हैं और हमारे यार कम हो रहे हैं, अभी और मेहनत करनी है और में, तो एक मोटिवेशन बना रहता था। तो मतलब मैथ्स हो गई थी, इसी तरीके से ही हमारा पूरा रहा। एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन इस अटेम्प्ट में? इंग्लिश की प्रिपरेशन मेरी मतलब बेसिकली बुक से हुई थी और यूट्यूब चैनल्स पे रिलाई करा था। जैसे निमिषा मैम का है, निमिषा बंसल मैम है, उनके 120 बेस्ट जो इंग्लिश के रूल्स थे, ग्रामर के रूल्स थे, उन पर रिलाई करा। बाकी श्रीकांत सर, जैसे एग्जामों के श्रीकांत सर जो हैं, उनके 100 बेस्ट रूल्स थे,
उन पे रिलाई करा, तो वो ही देखने पड़े थे। बाकी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एक बुक है, उसमें कंटेंट मतलब जैसे आप रीड करते हैं ना, तो उसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दोनों में। तो आपको रूल्स वो हिंदी में बता रहा है, तो जल्दी आप ग्रैस्प कर पाते हो उस चीज़ को। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मैंने पढ़ी थी। प्रैक्टिस के लिए मैं पिनेकल में, जैसे उस टाइम सर्दी का टाइम था, तो दोपहर में धूप में बैठ गए और बैठ के टिक कर रहे हैं। जब आप मैथ्स करते करते थक जाते हो तो आराम से बैठ के इंग्लिश टिक कर रहे हैं। वोकैबुलरी के लिए ऑनलाइन मेंटर्स की PDF थी, और एक्स्ट्रा मतलब वोकैबुलरी जैसे अगर मान लीजिए थोड़ी टफ आ गई, कुछ नई आ गई, ऑनलाइन मेंटर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर जो वोकैबुलरी थी वो थी सारी की सारी, और पिनेकल में भी ऐसी प्रीवियस ईयर थी वोकैबुलरी, तो वो तो करनी थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा के लिए SP बख्शी रेफ़र कर ली वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए। तो अब मैं ऐसे करता था कि एक वोकैबुलरी की अलग कॉपी बना ली है, उसमें मान लो मेरी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं थी, पर ये पता चल गया था, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो ना, मतलब रह रहे हो इन द सेंस ग्रुप पे हो, कि जिनसे आप डेली पूछ रहे हो कि यार कैसे याद करना है, क्या है, तो आपकी डाउट्स, ऐसे पर्सनल डाउट जो होते हैं ना, लर्न कैसे करें या डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, तो वो भी आपके सॉल्व हो जाते हैं उस पर। तो जैसे मेरे को ये लगा कि मैं इतनी जल्दी लर्न नहीं कर पाता हूँ, तो वोकैबुलरी कम कम लिखूँगा, लेकिन डेली करूँगा। बस ये एक रहता है कि सुबह उठ के करनी है तो करनी ही है, मतलब छोड़ना नहीं है, रेगुलर रहना है। तो एक डिसिप्लिन का बस एक वो आ गया था, मतलब समझ में आ गया था कि डिसिप्लिन रहना है, धीरे धीरे ही होगा। 3-4 महीने लगते हैं तो लगेंगे ही, वो ऐसा नहीं हो सकता 1 महीने में ही 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी, जैसे मान लीजिए डिमोटिवेट हो रहा है कोई बंदा, तो उस दिन 2-3 घंटे ही बस केवल पढ़ाई कर पाता है, होता ही है ऐसा। कोई फेज़ आता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ पाए, उससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए ये रहता है कि जिस दिन डिमोटिवेटेड हो उस दिन 3-4 घंटे पढ़ लिया, कोई बात नहीं, या 2 घंटे पढ़ लिया, मैं तो मान रहा हूँ ठीक है 2 घंटे पढ़ लिए, बाकी टाइम आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो जिस दिन मोटिवेटेड हो उस दिन 8 घंटे 9 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ लो। मतलब थोड़ा सा पीछे का कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना आप रोज़ गए, आज सोना है, आज मोबाइल चला लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो दूसरा है, मतलब ये फीलिंग आ गई थी अंदर से कि जो दूसरा बंदा है, जो टॉप करने वाला है, वो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इस टाइम, चलो कोई नहीं है, पर बाद में जब मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं उससे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ूंगा उस पिछले वाले दिन को कंपनसेट करने के लिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर समय मान लो कि भाई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसा टॉपर नहीं होगा जो डिमोटिवेटेड नहीं होता है। हर समय मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं रह सकता। एंड अमन, यहाँ एक पॉइंट में भी ऐड करूँगा, सारे एस्पिरेंट को भी बोलना चाहता हूँ कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है ना जो उस बोरिंग प्रोसेस को झेलते हैं। हाँ, रोज पढ़ना आसान नहीं है, बोरियत भी होती है, और उस बोर्डम में कई लोगों को लगता है चलो एंटरटेनमेंट करते हैं, चलो हम पढ़ेंगे नहीं अब 4 दिन, तो वो दिमाग को और डिस्ट्रैक्ट करेगा। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि जिस दिन डिमोटिवेटेड हो उस दिन भी आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ किया है एटलीस्ट, देन उसकी भरपाई आप कर रहे हो एक अगले दिन जाके। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल छोड़ मत दो। जहाँ आपका लिंक टूटता है ना, वहीं चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। बिल्कुल वो है ना, यू कांट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, यू कैन बी डिसिप्लिन्ड। या बस बिल्कुल। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो ये चीज़ फिर मतलब धीरे धीरे समझ में आई थी कि लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा अच्छे से। अमन, वोकैबुलरी आपने कैसे तैयार किया और किस तरह से टारगेट करना चाहिए एक एस्पिरेंट को, जो नया एस्पिरेंट है, कि रिटेंशन भी हो, क्योंकि इसमें वर्ड याद किया भूल गया, तो वोकैबुलरी रिटेंशन का क्या तरीका है? मेरे अकॉर्डिंग है कि बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार याद करा याद होगा, या बहुत प्रेशर ले लिया कि आज तो 100 वोकैबुलरीज लर्न करके ही सोना है वरना नींद नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर मतलब टाइम जो लेगी वो लेगी, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बुक उठा के बैठेंगे तो बुक में मान लीजिए 5000 वर्ड हैं, तो सोर्सेज वही हैं सारे, जैसे SP बख्शी है और नीतू सिंह मैम की बुक है, बाकी पिनेकल है, और PDFs वगैरह होती हैं प्रीवियस ईयर की, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन मेंटर्स की। तो लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि आपके सारे के सारे रेलेवेंट हैं आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि कोई वर्ड जो आपको नहीं आता है वो मेरे को आता है, और मेरे को नहीं आता वो आपको आता है। तो मेरे लिए कौन सी ऐसी वोकैबुलरी है जो मुझे प्रॉब्लम देती है। तो इसके लिए आपकी हमेशा एक वोकैबुलरी की कॉपी नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें आप डेली के कुछ वर्ड्स हैं वो ऐड कर रहे हो। तो मेरा यही रहता था कि दिन में एक बार, मतलब वही मॉर्निंग में उठने के बाद 20 वर्ड्स में करीब नोट करता था। ऐसे मान लीजिए मैंने 100 वर्ड्स पढ़े, तो उसमें से 20 ऐसे निकले कि जो मेरे को नोट डाउन करने पड़ेंगे, जो बाद में पढ़ूंगा तब याद होंगे, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद वो 20 वर्ड्स मैंने एक बार पढ़ लिए,
फिर रात में सोने से पहले मैं एक बार चेक करता था, जो सुबह 20 वर्ड्स पढ़े थे वो रिटेन कर पाया नहीं, और एक बार और मैंने रीड कर लिया उस चीज़ को। तो इन वर्ड्स का यूसेज भी आप लिखते थे या सिर्फ मीनिंग लिख के छोड़ते थे? मीनिंग लिख लिया, उसका सिमिलर वर्ड जो है, सिनोनिम जो है वो लिख लिया। तो एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ये भी रखनी होती है कि वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव वर्ड है, इतना तो एटलीस्ट याद रहता ही है, आप कितना भी हो। और वो निमोनिक्स होते हैं, जैसे ये जो होते हैं रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स आपको पकड़ने पड़ेंगे थोड़े, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझ में आने लगता है कि वर्ड कैसा है। तो इसी तरीके से मैं रात में एक बार सोने से पहले, जब मैथ्स से मैं डन हो जाता हूँ, फिर उसके बाद अपना बेड पे गए और अपनी वोकेबलरी की जो छोटी सी नोटबुक है वो एक बार रीड करी, और रीड करते करते अच्छी नींद आ रही होती है, सो गए अपना। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मतलब मैं ऐसे करता था, जो वेस्ट ऑफ टाइम है जैसे ब्रश करना है, तो उस टाइम पे आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे वोकेबलरी देख ली, या कुछ घर का छोटा मोटा काम होते हैं सुबह सुबह मान लीजिए, तो उस टाइम पे वोकेबलरी अपनी देख ली कि कल वाली क्या थी, फिर आज वाली कुछ नई नई नोट डाउन कर ली। तो इस तरीके से वोकेबलरी चलती थी। तो ये प्रोसेस मैंने करीब 1.5-2 साल तक करा। मतलब ये 2019 से स्टार्ट कर दिया था, तो ऑलमोस्ट डेली, कभी स्किप हो गया, मतलब वीक में मान लीजिए एक बार स्किप हो गया, पर ऑलमोस्ट डेली ही करता था। तो एक मेरी नोटबुक तैयार हो गई थी जिसमें सिर्फ मेरे लिए जो रेलिवेंट हैं, तो मैं केवल उस पर ही रिलाई करता था। एग्ज़ाम से पहले जो मेरे लिए बढ़िया 1000 वर्ड्स हैं, मैंने वो पढ़ लिए, इनफ है मेरे लिए। फिर मुझे कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो 2 साल की जो मेरी वोकेबलरी थी, मैं हमेशा वही पढ़ के जाता था, तो वोकेबलरी ऐसे प्रिपेयर हो गई आपकी। और ये जो एरियाज हैं, जैसे रीडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है या क्लोज टेस्ट वाला एरिया है, PQRS है, ये कैसे तैयार किया आपने? ये चीज़ें मेरे हिसाब से सिर्फ मॉक से मतलब तैयार होती है। मैंने इंग्लिश का एक भी मॉक नहीं दिया था 2019 तक भी, लेकिन फिर मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ रूल्स पढ़ के, या आप केवल वोकेबलरी याद कर लो, उससे मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको बैठना पड़ेगा, मॉक दे के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एलिमिनेशन आ जाता है कि एलिमिनेट करना, और जो मैंने बताया रूट वर्ड पकड़ना कि रूट वर्ड ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 3 ऑप्शंस हैं जो पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब सारे एंटोनिम हैं उसके, सिनोनिम बस एक ही है, तो वो आप टिक कर सकते हो ऐसे करके। तो ये चीज़ जितने बार आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, मॉक अटेम्प्ट करोगे, उतना आपको फेमिलियर हो गया इन चीज़ों से कि SSC किस तरीके से पूछती है, तो इसलिए मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, इंग्लिश का भी। तो 2020 के लिए मैंने इंग्लिश के भी अराउंड 20-25 मॉक्स दिए थे मीन्स के लिए? मीन्स के लिए, हाँ। ठीक है। बाकी 2 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके SSC में, आपके अटेम्प्ट तक तो कम से कम ये था कि केवल प्री में है, अब तो आई थिंक इस साल से वो दोनों सब्जेक्ट मेंस में भी आ गए हैं, GE और रीजनिंग, ठीक है। सो आपने GE और रीजनिंग की कैसे तैयारी करी थी? GS मेरी एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं थी, सच बताऊँ तो, पर मैं हमेशा बस ये ट्राई करता था, जैसा मैंने आपको बताया, कि मार्क्स एक्सट्रैक्ट हो जाएं कैसे भी करके, आता नहीं है पर मार्क्स आ जाएं, एक एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 25 तक आएँ मार्क्स, बहुत कम ना आए कि सारा स्कोर ख़राब हो जाए उसकी वजह से। तो जो भी मतलब प्रीवियस ईयर तो करना ही है, ठीक है, तो जो भी ऐसा जनरल क्वेश्चंस होते थे, मतलब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनके जो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, वो तो करने ही थे। ये वाली चीज़ थी कि हिस्ट्री में मान लो मुगल्स करना है, तो वो सभी कर रहे हैं, सबको लर्न है, तो एटलीस्ट वो तो करो, वरना फिर कंपटीशन में वहीं पे ही पीछे हो जाओगे तो क्या फ़ायदा। तो जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं कर रहे हो, और जनरल क्वेश्चन जो सब पढ़ रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी रैंक गिरेगी उस चीज़ से। तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखना होता है कि जो सबको आता है वो तो मुझे आना चाहिए बेसिक। तो उसके लिए मैंने फिर लूसेंट ली GS पढ़ने के लिए। लूसेंट में हिस्ट्री मैंने उससे करी, पॉलिटी मैंने मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग करी थी उस टाइम के मेरे पास नोट्स थे, तो पॉलिटी के लिए वो मेरे को अच्छे नोट्स लगे, तो मैं उसी से ही कर रहा था क्या। और ज्योग्राफी के लिए मैंने लूसेंट भी देखी, मनोहर पांडे ली थी तब मैंने, क्योंकि ज्योग्राफी में मेरे को लूसेंट इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, इतना ज्योग्राफी में रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मनोहर पांडे ली, मनोहर पांडे में काफ़ी सोर्सेस, मतलब 2 सोर्स हो गए, तो कंपेयर करा किस में ज़्यादा अच्छा है, तो मनोहर पांडे में मेरे को अच्छा लगा, तो ज्योग्राफी मैंने मनोहर पांडे से पढ़ी। उसके बाद जैसे रिवर सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, वो एक चैनल है यूट्यूब पे, लर्न विद अमर ऐसे करके। ओके। तो बहुत मतलब बच्चा है वो, अच्छा। करीब 14 साल का बच्चा होगा मेरे ख्याल में, तो 13-14 साल का, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। तो लर्न विद अमर यूट्यूब चैनल पे मैंने वो चीज़ पढ़ी, मतलब साउथ इंडियन है कोई बच्चा, तो वो बढ़िया लगा सोर्स।
ऐसे करके यूट्यूब पे सोर्सेज देखे, जैसे अब मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन देखना है तो स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने परचम क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस देखी, वो निमोनिक्स से पढ़ा रहे थे। जैसे आपको मान लीजिए डांस याद नहीं हो रहे हैं तो कोई भी एक एग्जांपल दे दिया उन्होंने कि जिस वर्ड से आप एकदम, वर्ड होते हैं ना जो आपके क्लिक करते हैं एकदम, है ना, जैसे भंगड़ा है तो कुछ भी मान लो भांग ऐसे करके उन्होंने दे दिया, तो मतलब एग्जाम्पल है। इस तरीके से उन्होंने निमोनिक्स से याद कराए, तो वो अच्छा लगा तो वहाँ से पढ़ लिया स्टैटिक जीके के लिए। और बाकी के लिए मैंने जैसे ज्योग्राफी में और ऐड ऑन करने के लिए वरुण अवस्थी सर का देख लिया वीडियो, और हिस्ट्री पॉलिटी में भी उनका ऐसे था टॉपिक वाइज, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बार में पूरा पढ़ा दिया, तो एक रिवीजन हो गया, आपने बुक से पढ़ा और फिर कंपेयर कर लिया कि कितना मैं रिटेन कर पाया। तो उस चीज़ के लिए मैंने वरुण अवस्थी सर की वीडियोस देख ली थोड़ी बहुत। और बाकी उसके बाद अब बायो का पोर्शन आया जैसे, तो बायो के लिए देसी एडुकॉन करके एक मेरे को चैनल मिला, मतलब खुद से ही सर्च करा जो भी बेस्ट सोर्स थे। बाकी जैसे मैंने बताया पंडित्स ग्रुप पे था तो किसी सीनियर से पूछ लिया, या जिनको अच्छी नॉलेज है जीएस की उनसे पूछ लिया कि कहाँ से मैं पढूं, क्योंकि ये मेरे को पता था बहुत डेप्थ में मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, रिटेन ही नहीं कर पाऊँगा। तो एक ये देसी एडुकॉन करके चैनल मिला मेरे को, उस पर मैंने बायो का एक ओवरव्यू ले लिया। साइंस बैकग्राउंड था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एक ओवरव्यू हो गया, विटामिन ए का नाम क्या है, मतलब एक रिकॉल हो गया मेरा 10th क्लास का सारा कि जैसे डिजीज़ वगैरह होते हैं, जो मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं, आना ही है पेपर में, एक क्वेश्चन आएगा ही। तो एटलीस्ट मेरा यही एम था कि वो मैं पूरे करके जाऊँ, उसमें कुछ ना छूटे। तो बायोलॉजी मेरा ऐसे करके एक चैनल से ही मैंने करा, उसमें ही कुछ शायद 6 पेजेस के मैंने बस नोट्स बनाए थे बायोलॉजी, इतने में निपटा दी थी। फिर तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो ऐसे हो गई। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पढ़ लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे पास कॉलेज में थी, बस उस मतलब वो थी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट टाइप होता था, तो वो ले रखा था मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उतनी ही आती थी, उसी पे ही रिलाई करा। मतलब जीएस में मेरा इतना फंडा था कि बस एक एवरेज मार्क्स आ जाए, इतना ना हो कि बहुत लो हो जाए, 8-10 स्कोर हो जाएगा तो फिर रैंक बहुत ख़राब हो जाएगी। तो जीएस में मेरे फिर फाइनली 2020 में जो थे 24 मार्क्स आए थे जीएस में, पर मॉक्स में मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे थे, तो मुझे उम्मीद थी कि इस बार शायद 30 तक भी आ सकते हैं, तो लेकिन खैर आए नहीं। बाकी जीएस में और एज सच कोई बहुत मेजर सोर्सेज यूज़ नहीं करे मैंने, अपने नोट्स वगैरह ही थे। जीएस में बस एक चीज़ जो मेरे को लगा बहुत हेल्पफुल लगी, जो मेरे को जिससे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ, वो ये था कि एक बुक आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसे मैंने पिनेकल ली थी जीएस की, तो उसमें टॉपिक वाइज होते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन में एमटीएस से लेकर के सीजीएल तक में क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो अभी चल रहे हैं। मान लीजिए 2020 का पेपर था, तो 2019 में या 2020 के प्री और स्टेनो में सब में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं इस टाइम जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है नेक्स्ट पेपर्स में उन्हीं से रिलेटेड। मान लीजिए उसमें कोई और डांस पूछा था, इसमें बस डांस कोई और पूछ लिया, तो ऐसे आ जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे को ठीक लगी कि आपको केवल लर्न नहीं करना है, लर्न करके उसको अटेम्प्ट भी करके देखना चाहिए जीएस में। तो एक प्रैक्टिस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए आपके पास, वो इंग्लिश वाला तरीका की बैठ के अपना टिक मार्क लगाते रहो, टिक मार्क। तो उसमें आपको ये भी समझ में आता है कि जीएस में मतलब वो भी एट दी एंड जाके इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन। आप जीएस में भी 3 ऑप्शन को ही एलिमिनेट करके चौथा टिक करते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे फैक्ट्स आपको याद हैं, मतलब जो लर्न भी करोगे उसमें भी 70% ही याद रहेगा पेपर में जाके भी। तो और ऊपर से वहाँ प्रेशर इतना होता है, तो टाइम देना पड़ता है जीएस को भी ऐसे करके कि टिक मार्क कर करके आपको लर्न हो गया। एक तरीका आपने जान लिया कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर मान लो नहीं भी आता है तो एक नियर अबाउट आइडिया लगा लोगे। जैसे कोई टर्म है, वो साउथ इंडियन टर्म है, तो किस स्टेट को बिलोंग करेगी, तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं आप काफ़ी क्लोज पहुंच जाओगे। या ऐसे भी होती है कि वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी कुछ टर्म्स हैं, वो वही डांस में वो टर्म यूज़ हो रही है, तो आप समझ जाओगे कि ये केरला स्टेट की ही है। मान लो जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स की थोड़ी डिफरेंट सी लगती है और हम लोगों को प्रॉब्लम होती है वो टर्म याद करने में, तो वो समझ में आ जाती है कि ये वहीं की ही कोई चीज़ है, तो स्टेट आप टिक कर दोगे। तो मतलब उसको अटेम्प्ट करने का तरीका एक क्लियर हुआ मेरे को। और तो इस तरीके से जीएस में नंबर थोड़े बूस्ट होने शुरू हुए। नॉलेज अभी भी वही लिमिटेड थी, लेकिन अटेम्प्ट करने के तरीके में बदलाव आया। तो जबकि जीएस काफ़ी टफ आई थी, मेरी शिफ्ट में काफ़ी टफ थी जीएस, लेकिन फिर भी मतलब 24 मेरे को ठीक ठाक मार्क्स लगे, जिसमें से मेरे को हार्डली आता होगा 12 या 14 मार्क्स का आता होगा, पर वही 10 मार्क्स बहुत मैटर कर जाते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में।
तो इसलिए अटेम्प्ट करने का तरीका जीएस में भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैथ्स में एलिमिनेशन बिल्कुल। ज़रूरी है, जीएस में भी बहुत ये ज़रूरी बहुत है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यूजुअली अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है, मतलब एक बार अगर रिटेंशन थोड़ा कम भी है तो जो गलत ऑप्शन है वो पकड़ में आ ही जाते हैं। अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाते हो वहाँ भी, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये अच्छा तरीका है आपका। रीजनिंग की तैयारी आपने अमन कैसे करी, क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? रीजनिंग की तैयारी मैंने ऑफलाइन कोचिंग में जो करी थी थोड़ी बहुत, तो आइडिया हो गया था रीजनिंग में कैसे करनी है प्रिपेयर। फिर उसके बाद मैंने मॉक्स पे रिलाई करा रीजनिंग के लिए, मतलब बाद में 2020 की जर्नी के टाइम पे। पर 2019 में मैंने रीजनिंग पे वर्क करा था, तो उस टाइम जो जैसे सोर्सेज थे, एक तो मॉक्स ही हो गया, और आभास सैनी सर ने एक वो निकाला था, रीजनिंग का निचोड़ टाइप निकाला था पूरा, तो वहाँ से यूज़ करा। और एक इवन कोचिंग सेंटर करके यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने एक टीचर हैं रीजनिंग के, जो भी उनकी फैकल्टी है, उन सर से मैंने उनकी वीडियोस देखी रीजनिंग की। जैसे उन्होंने जो बेस्ट क्वेश्चंस थे रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछे हुए वो करे, मिसिंग नंबर है, सीरीज़ है, उसको सोचने का तरीका आपको आना चाहिए, तो वो सोचने का तरीका थोड़ा सा आइडिया लगा मेरे को। बाकी एग्ज़ामों से भी मैंने काफ़ी रीजनिंग करी है उस टाइम पे, पर मतलब ऐसा मेरे को इस समय सोर्सेज याद नहीं है एग्ज़ामों के। पर रीजनिंग प्रैक्टिस मतलब यही थी, यूट्यूब पे देख लिया, जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब पे टॉपिक खोला देख लिया। क्योंकि बुक वगैरह कोई यूज़ करी रीजनिंग में आपने? रीजनिंग की मैंने पिनेकल प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बस वही यूज़ करी थी बुक, और बाकी ऐसा कोई रीजनिंग की ऐसी कोई बुक नहीं है। अमन, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा है, जो मॉक की बात होती है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने भी रियलाइज़ किया कि 2020 अटेम्प्ट में आपने खूब सारे मॉक टेस्ट दिए। आपके हिसाब से मॉक का रोल स्टूडेंट्स की तैयारी में क्या है, और उनको कब से मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए? जो एक नया एस्पिरेंट है तो वो इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि कब मॉक देना शुरू करें, सिलेबस ख़त्म होने के बाद, पूरा ख़त्म होने के बाद, या बीच में वो मॉक देना स्टार्ट कर दें? मेरे अकॉर्डिंग है कि जैसे सिलेबस आपने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, 50% जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एटलीस्ट मॉक्स देना स्टार्ट करो। कि ऐसे नहीं कि क्विजेज एटलीस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो क्विज़ आप देंगे तो आपको ये पता चलेगा कितना जो आपने पढ़ा वो कितना रिटेन कर पा रहे हो, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़े थोड़े मॉक्स इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देने कि डेली बैठ के एक मॉक दे रहे हैं, लेकिन वीकेंड पे एक बैठ के मॉक देना चाहिए कि आपको पता चले कितना रिटेन कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रीड करे जा रहे हो, क्लासेस लिए जा रहे हो, लेकिन कुछ रिटेन नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा एट दी एंड। तो इसलिए मॉक्स देने स्टार्टिंग से नहीं तो आधा कोर्स पूरा करने के बाद से ज़रूरी हो जाता है। कितने नंबर ऑफ मॉक्स आपको लगता है एक एस्पिरेंट के लिए ठीक हैं? क्योंकि कोई नंबर वो चाहते हैं, उन्हें पता हो कि कितना टारगेट करें। प्रीलिम्स के लिए कितने मॉक टेस्ट दें, मेंस के लिए कितने देने चाहिए? अब तो खैर ये सिनेरियो हो गया है कि मैक्सिमम आप जितने दे पाओ, अगर आप मतलब प्रिपेयर्ड हो, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो फिर इतना पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा 50-60 मॉक्स दो, लेकिन 20 अराउंड 20-25 मॉक्स होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स के? हाँ, प्रीलिम्स के। मेंस के? मेंस के भी अराउंड इतने ही 30 मॉक्स अराउंड मैथ्स के, और एटलीस्ट 4-5 मॉक्स इंग्लिश के, जो मैंने बताया कि उससे अटेम्प्ट करने का तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक्स का काफ़ी बड़ा रोल। और अभी तो आई थिंक जीएस भी आ गया है, रीजनिंग आ गई है मेंस में, तो अब तो चीज़ें काफ़ी बदलने भी हाँ, लगी हैं। मतलब आप जैसे अब प्री में जो चलता था, किस सीक्वेंस में आपका सबसे अच्छा स्कोर रहता है ये पता होना चाहिए अटेम्प्ट करने में। मतलब जैसे मैं करता था तो मैं सबसे पहले रीजनिंग करता था, जिससे कि एक वार्म अप हो जाए, पहले दिमाग खुलना शुरू हो जाए। उसके बाद मैथ्स करता था, क्योंकि मैथ्स अगर आप एंड में जाके करोगे तो सिर्फ मैथ्स ही करते रह जाओगे, सेकेंड गो में आ ही नहीं पाओगे वापस। तो फिर उसके बाद मैथ्स करता था। मैथ्स में मान लो 1-2 क्वेश्चन पे अटका, तो ये भी एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि इस टाइम मुझसे नहीं हो रहा है, अभी छोड़ देता हूँ, सेकेंड गो में आऊँगा तो हो जाएगा मुझसे। तो ये एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। यही चीज़ मॉक प्रैक्टिस कर करके आपको आती है कि कब किस स्टेज पे आके स्किप करना है, कितनी देर दे के स्किप करना है उसको। फिर उसके बाद जीएस करी, फिर इंग्लिश करी एंड में जाके। तो स्टार्टिंग से इतनी स्पीड बना के चलनी पड़ती है कि इंग्लिश में ऐसा ना हो कि आपकी काम जो एक स्टेट थी वही ख़त्म हो जाए, पैनिक करने लगो। तो इसीलिए होता है कि लीव करके चलो, एक एक्सेप्टेंस लाओ पहले कि अभी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट राउंड में आऊँगा तो हो जाएगा। और जनरली ऐसा होता ही है, जब आप फर्स्ट फ्लो में होते हो तब नहीं होते हैं कुछ क्वेश्चंस। रीजनिंग में बहुत होता है कि सीरीज़ नहीं स्ट्राइक कर रही है, पर जब वापस आते हैं तो ऐसा लगता है मुझे क्यों नहीं आ रही थी, ये तो आसान थी बहुत। और कौन कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी थी पेड? मैंने पेड ऑलमोस्ट 2020 में पहले 2019 की बताता हूँ। 2019 में मैंने टेक्स्ट बुक
से स्टार्ट करा था, मतलब सबसे वाइडली नोन था उस टाइम टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद मेरे को रिव्यूज़, सुपर मॉक्स के बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे कि बहुत रेलेवेंट मॉक्स थे, तो सुपर मॉक्स मैंने ज्वाइन करा था और ग्रेड अप लिया था। पर ग्रेड अप पे मेरे को आगे जैसे अराउंड 10 मॉक्स अच्छे थे, और फिर उसके बाद से मेरे को लगा कि लेस रेलेवेंट है, 2017 के उस पे जा रहे थे, पैटर्न पे जा रहे थे, तो वो चीज़ समझ में आ गई थी कि ठीक नहीं है, तो वो छोड़ दिए थे। तो सुपर मॉक्स और टेक्स्ट बुक पे मैंने रिलाई करा था 2019 में। फिर उसके बाद 2020 में मैंने टेक्स्ट बुक, सुपर मॉक्स और ग्रेड अप आई परचेज, बट फिर से सेम सिनेरियो हुआ था कि 2017 और 18 के पैटर्न पे थे, तो मेरे को लगा कि ठीक नहीं है शायद, मतलब ये फिर मैं ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव था, तो उन्होंने ये भी चीज़ अच्छी होती कि अगर आप किसी की गाइडेंस में है ना और एक कम्युनिटी में है, तो लोग आपको बताने वाले होते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है। ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ करनी है। ये तो मतलब सभी लोग बताते हैं ऐसे पढ़ लो, ये वाला सोर्स है, ठीक है, लेकिन क्या चीज़ नहीं करनी है वो बता देते हैं वो लोग। तो ये पता चल गया था कि ग्रेड अप अभी अच्छा नहीं बना रहा था मॉक्स, मतलब मेरे को नहीं पसंद आए, तो खैर वो उस टाइम पे मैंने लीव कर दिया था। तो टेक्स्ट बुक दिया था, सुपर मॉक दिया था, एंड फिर टेलीग्राम पे ही काफ़ी नए नए ग्रुप्स आए थे, मतलब प्लेटफॉर्म्स मिल रहे थे मॉक्स को। तो एसएससी बाबा करके एक मॉक टेस्ट सीरीज़ आई थी, वो करी थी मैंने ज्वाइन, और क्विज़ेस आते थे, सुपर मॉक्स के क्विज़ेस थे, वो बेनिफिशियल थे काफ़ी। और ऑलिव बोर्ड था, ऑलिव बोर्ड मैंने काफ़ी दिया है, ऑलिव बोर्ड में अराउंड 30 मॉक्स आए थे, तो मैंने 27 या 28 मॉक्स दे दिए थे ऑलिव बोर्ड के। और जो भी लाइव मॉक्स आते थे कोई भी स्किप नहीं करता था, ये था, मतलब संडे को ऐसा भी होता था कि लाइव मॉक्स जैसे 4 हैं एक्टिव, तो चारों देने हैं, कैसे भी करके मैनेज करना है, पर चारों देने हैं। और ये बड़ा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है आई थिंक, जितने भी ये नए बच्चे इसको देख रहे हैं ना, कि यूजुअली क्या होता है कि जो टॉपर्स हैं, जितने भी हैं, मैंने जितने लोगों से मिला हूँ, बहुत ही मॉक हंग्री पीपल हैं, राइट? हाँ। कि उनकी पूरी आप जर्नी को जब देखोगे तो बहुत सारे मॉक्स दिए उन्होंने, और शायद वही रीज़न भी है कि एग्ज़ाम उनके लिए नया नहीं होता है, बिल्कुल। इतना वो सेटिंग में बैठ चुके हैं, टाइम्ड वर्जन में बैठ चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस है कि उनको फिर उतना डर भी नहीं लगता और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है। मॉक के एनालिसिस का क्या बेस्ट तरीका है आपके हिसाब से? मॉक्स में एक चीज़ और है ना, जैसे अगर इरेलीवेंट भी है तो वो आपको ये सिखा रहा है कि एक्सट्रीम प्रेशर में फिर कैसे हैंडल करना है। मान लो कुछ नहीं आता आपको, लेकिन तब भी उसमें भी मैक्सिमम कैसे स्कोर करना है, तो ये चीज़ सीख जाते हैं अलग अलग मॉक्स देने से। तो इसलिए हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हर जगह आपको मॉक एटलीस्ट दे के ट्राई करना ज़रूर चाहिए, कि हर मॉक बनाने का तरीका अलग होता है हर किसी का, तो सब ट्राई करने चाहिए। एनालिसिस पे अगर देखा जाए तो एनालिसिस में स्टार्टिंग में जब जैसे मार्क्स कम आते थे, तो ऐसा 2018 में मेरे मार्क्स जो थे मतलब पेपर में ही कम आए थे, मॉक्स तो तब दिए ही नहीं थे। 2019 में मॉक दिया था तो 130, 135, 140 ऐसे आते थे मॉक्स में, पर जब जैसे पेड कोर्स कर लिया, थोड़ा सा और नॉलेज गेन हुई थी, तो 160, 165, 170 आने लगे थे। जैसे मैंने बताया मुझे लगता था पेपर इजी आएगा, मॉक टेस्ट तो रेलेवेंट होते हैं, पर ऐसा था नहीं, उतने ही आए थे मार्क्स भी तब भी। तो खैर उसके बाद 2020 में मेरे को ये रियलाइज़ हो गया था कि मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे और एनालिसिस में भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। मॉक्स सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने अटेम्प्ट कर दिया मॉक और आपका मतलब काम हो गया, लर्निंग हो गई, ऐसा नहीं होता। एनालिसिस उसका बहुत लंबा एक मतलब रहता है, प्रोसीजर रहता है उसका भी, कि हर क्वेश्चन का मैं टाइम एनालाइज करता था कि दूसरे लोगों ने टाइम मतलब एवरेज टाइम कम है और मेरा टाइम अगर ज़्यादा है तो उसमें क्यों ज़्यादा है, उसका मतलब डाउट जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और अपना जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं लोग, जैसे हम लोगों का जो ग्रुप था उसमें भेज दिया कि ये बताओ कैसे होगा कम टाइम में। तो इस तरीके से रहता है एनालिसिस। रोज़ के आपके मान लीजिए 15 क्वेश्चंस ऐसे रेडी होते हैं, तो उनकी आपको शॉर्ट मेथड्स पता करने हैं या खुद से देखो कि क्यों वीक है मेरा ये टॉपिक। और बाकी एक मॉक डिस्कशन टाइप, मतलब मैंने उसका नाम दे दिया था मॉक डिस्कशन, की नोटबुक मैंने एक बनाई थी, तो उसमें मैं लिख देता था वो क्वेश्चन जिसमें भी मेरे को या तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा या वो मेरा रॉन्ग हुआ, तो ये एक सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट थी मेरे लिए कि मैं उसमें लिखूंगा, फिर मेरे को लिख के मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन भी लिखूंगा, आंसर भी लिखूंगा। तो एक मतलब अपने लिए एक पनिशमेंट रख ली थी कि जितने ज़्यादा गलत करोगे और सिली मिस्टेक पे तो लिखना ही पड़ेगा फिर वो। तो ऐसे करके सिली मिस्टेक्स भी धीरे धीरे अवॉइड हुई। तो यही करता था बस एनालिसिस के लिए मॉक को। अपनी टाइम इक्विवेलेंट होता है 1 घंटे का मॉक, 1 घंटे एनालिसिस लगभग? टाइम ऑलमोस्ट हाँ, 1 घंटे का मॉक तो
45 मिनट्स का एनालिसिस वो मतलब आफ्टर अ वाइल आपको धीरे धीरे टाइम आपका कम होता जाएगा, जैसे मतलब आपका स्कोर बढ़ेगा तो आप और जल्दी आधे घंटे में एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे फिर उसका, क्योंकि कम क्वेश्चंस गलत हुए, कम एनालिसिस करना है। तो पोस्ट एनालिसिस करेक्शंस कैसे करते थे आप? लेट से आपने एनालिसिस करी, कुछ पैरामीटर्स बनाए, कैसा ऐसा किया हमने, यहाँ गलती हुई, ये सिली मिस्टेक्स हुई, देन हाउ डिड यू वर्क ऑन दैट? उस पर काम कैसे किया आपने? जैसे उसी चीज़ को मैंने नोट बताया ना, मॉक डिस्कशन कॉपी में नोट डाउन कर लिया मैंने। अब नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो ध्यान रखना है मैथ्स में। और जीएस में है, जीएस में जैसे जो भी टॉपिक का क्वेश्चन गलत हुआ है उसको नोट डाउन कर लिया। एक तो ये सोचा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या ये इतना फ्रूटफुल है कि अगर मैं इस पूरे टॉपिक को पढ़ूँ तो ये एग्ज़ाम में मेरे को फ़ायदा देगा। जीएस में ये सोचना पड़ता है, आप ऐसे नहीं कर, जैसे 2019 में क्वेश्चंस आ गए थे बांग्लादेश के पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं, ये चीज़ आप कितनी भी पढ़ लो आपको फ्रूटफुल नहीं होगी, वो बहुत इरेलीवेंट है ये चीज़, मतलब याद ही नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन देख के पहले ये देखा कि ये मेरे को फ्रूटफुल होगा अगर ये टॉपिक में पूरा पढूं। अगर वो ठीक लगा मेरे को टॉपिक कि हाँ पूरा पढ़ के फ़ायदा है, तो उस टॉपिक को फिर पढ़ने मतलब अपनी लिस्ट में डाल लिया कि आज या कल जब भी मेरे को मतलब शेड्यूल में टाइम मिलेगा तब मैं ये पढ़ूंगा। तो मतलब डेली का हम बफर टाइम रखते हैं थोड़ा, कि मान लीजिए 10 बजे तक होता है कि मेरा आप पैकअप हो जाएगा पूरा, खाना वाना खाने के बाद फिर वॉक पे जाते हैं, ये कुछ है तो वॉक से आने के बाद उसके बाद देखना है कि जो भी मेरा बफर टाइम में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, कोई वीक टॉपिक है, वो देखना है, तो उस पर नज़र मारनी है फिर। अमन एक चीज़ और, कि तैयारी के दौरान क्या कोई आपका फिक्स शेड्यूल था कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कोई टाइम टेबल वगैरह? फिक्स शेड्यूल ऐसा मतलब पूरे जर्नी में ऐसे फिक्स शेड्यूल तो रहना बहुत मुश्किल होता है, आप इम्प्रोवाइज़ करते रहते हो उस चीज़ को। और मेरा ये मानना है किसी भी एक टॉपर का आप फिक्स शेड्यूल कॉपी नहीं कर सकते, आपको अपने हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मेरे को ये था कि सुबह उठ के ही मैं एकदम मैथ्स नहीं कर सकता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, तो मैं इंग्लिश से स्टार्ट करता था डे अपना। इंग्लिश से अपना डे स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने अगर मान लीजिए प्री है तो एक मॉक दे दिया, सुबह 1 घंटे का है, बहुत जल्दी निपट जाता है। और वो निपटाने के बाद उसका एनालिसिस करा 1 घंटे, करीब 12-1 बज गया। फिर रेस्ट करा, घर के थोड़े बहुत एक दो इधर उधर के काम। फिर अपना खाना मतलब लंच का टाइम हो गया, लंच करने के बाद उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ने बैठे। फिर मैं मैथ्स कर सकता हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के मैथ्स नहीं कर सकता, तो सबका अपना अलग वे है लर्न करने का। तो फिर उसके बाद मैथ्स की लर्निंग शुरू करी टिल 9 o'clock। मैथ्स को ज़्यादा टाइम देते ही हैं जनरली लोग, क्योंकि मैथ्स में मतलब एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है ना चीज़ को। तो ये था, अगर पेड क्लास चल रही है तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे तो पेड क्लास में चले जाएंगे। इसीलिए होता है कि पेड क्लास करो तो सिर्फ एक बार करो, उसको एटलीस्ट ऐसा करो कि पूरा एक बार में कंप्लीट करो, दोबारा नहीं करना पड़े, क्योंकि बहुत टाइम जाता है पेड क्लास करने में। तो 6 to 7 आवर्स मैंने मैथ्स को दिया। फिर उसके बाद जीएस बची है मेरे पास, तो जीएस 11 बजे के बाद जितनी भी मुझसे जीएस हो पाती है, क्योंकि मैंने ऐसे जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। या फिर जीएस या तो मैं सुबह के टाइम पे ही जो अपना इंग्लिश का टाइम है उसमें ही मैनेज करूँगा, या फिर मैं रात में करूँगा। पर अगर मैंने दिन एक बार जीएस में स्टार्ट कर दिया तो मैं पूरा दिन बैठा वही रीड करता रहूँगा, नींद आएगी मेरे को बार बार। तो इसलिए मैंने जीएस को ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही था कि एक एवरेज स्कोर करना है। और जो लंच के बाद का जैसे मेरा जो टाइम था, उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि बैठे हैं तो खाली बैठे बैठे बस अपना टिक मार्क करते चले गए या कोई वीडियो प्ले कर ली। कितने बजे सोते थे आप लगभग? मैं नींद मेरी काफ़ी कम हो गई थी एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मैं करीब 1 बजे सोता हूँ। और मेरे को सुबह अपनी मदर को ड्रॉप करने जाना होता है, टीचर है मेरी मदर, तो उसके लिए मेरे को सुबह 7:30 उठना ही पड़ता है, चाहे कितना भी लेट हो वहाँ पे। और दिन में नहीं सोते थे आप? नहीं, दिन में नहीं सोता था। मतलब कभी कभी हो गया कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है तो सो गया 1 घंटे, पर वैसे मैं सोता बहुत कम सोता हूँ मैं। 6 घंटे के आसपास की आपको? हाँ, 6-7 घंटे सोता हूँ बस। लगभग कितने घंटे पढ़ते थे? एक एवरेज की बात करें अगर हम, लेट से मंथ में, एक मंथ को एक टाइम फ्रेम रखें, तो वो एवरेज डेली कितने आवर्स आपने दिए होंगे पढ़ाई में? एग्ज़ाम का कितना टाइम बाकी है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे एग्ज़ाम टाइम से करीब 2 months पहले से मतलब वर्किंग जो अपने स्टडिंग आवर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो ये रहता है उस टाइम पे 8 to 9 आवर्स, मतलब एफिशिएंटली अगर देखा जाए तो 7 आवर्स होंगे मेरे ख्याल में। एफिशिएंटली देखा जाए कि और कुछ नहीं करा, सिर्फ पढ़ाई करी है अगर, तो 7 आवर्स होते हैं। और वैसे 5 आवर्स एफिशिएंटली अगर टाइम देखा जाए तो 8 आवर्स तो मैंने डेली मतलब टाइम दिया है। हाँ, ऑन एन एवरेज दिया है।
एक और अमन, आज की डेट में क्या है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है यूट्यूब में, यूट्यूब बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलता है उनको, बट इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन सोर्स ऑल्सो, एंड द रीज़न इज क्लिकबेट थंबनेल्स. मतलब इवन नोबडी कैन एस्केप दोज क्लिकबेटी थंबनेल्स. अगर हम भी फीड में कुछ सर्च करने अगर बैठे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ वो जो क्लिकबेट थंबनेल्स हैं वो नेचुरली हमें पुल करते हैं और हम जाके उसको क्लिक करते हैं. एवरी ह्यूमन गेट कॉट इनटू दैट. अगर आपके पास कोई उसका प्रोसेस नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि नहीं मेरे को नहीं क्लिक करना है. जैसे मेरा एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए, चाहे फ़ोन पिकिंग हो. तो फ़ोन का होता है कि जैसे ही अपने आप को लूज छोड़ो, मैं देखता हूँ मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ने लगता है. एंड जब उसको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे फालतू में ट्विटर, फालतू में इंस्टाग्राम, मतलब यू आर वेस्टिंग मोर टाइम. तो मेरा सिंपल सा एक फ्रेमवर्क है कि मैं जब भी फ़ोन उठाना होता है कभी भी, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ अपने आप कि मैं क्यों उठा रहा हूँ ये फ़ोन, क्या करना है मुझे इस फ़ोन पे. ये एक कॉन्शियस क्वेश्चन पूछने के बाद ही मैं फ़ोन पिक करता हूँ. तो मैंने देखा है 50% टाइम्स हम फ़ोन की जो हमारी अर्ज होती है वो गलत होती है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है. कई बार होता है बस फ़ोन उठाने जा रहे हैं, कोई पर्पज़ ही नहीं है. तो आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई आई एम पिकिंग द फ़ोन, और क्या मेरा पर्पज़ है, क्या करना जा रहा हूँ मैं उस पर. ये 2 क्वेश्चन ने मुझे मदद किया है अपनी स्क्रीन टाइम को लिमिट में रखने का. और जैसे कोई मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ चीज़ें, मैं नॉर्मली स्क्रॉल करता हूँ देखने के लिए कि मुझे मेरी फीड में क्या दिखाया जा रहा है. थोड़ा सा मैं यूट्यूब को भी समझना चाहता हूँ कि कैसी चीज़ें. तो वहाँ जब भी मुझे कोई कैची थंबनेल वगैरह दिखेगा तो अगेन मैं क्वेश्चन करता हूँ कि क्या इसको क्लिक करने से मुझे क्या लर्निंग मिलने वाली है, क्या मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है कि अननेसेसरी जा रहा हूँ. तो लेकिन बच्चा क्या है, उसके पास शायद कोई फ्रेमवर्क नहीं होता है. वो जाता है यूट्यूब पे, उसको कुछ भी कंटेंट दिखता है, उसको लगेगा इसको देख लो एसएससी निकल जाएगा वगैरह, तो क्लिक करता है और फिर अंदर जाता है, उसका टाइम वेस्ट होता है. तो आपका क्या फ्रेमवर्क था यूट्यूब यूज़ करने का, और आप क्या रिकमेंड करोगे नए एस्पिरेंट्स को कि उन्हें यूट्यूब का इस्तेमाल किस तरीके से अच्छा करें कि उनका टाइम वेस्ट ना हो. तो यूट्यूब का मेरे हिसाब से ऐसा रहता है कि कोई ऐसी चीज़ ही देखनी है जो ऐड ऑन होना चाहिए. और मेरा जो अपना फ्रेमवर्क जो सेटअप था वो ये था कि मतलब ये मैं बिलीव करने लगा था 2020 के टाइम पे. 2019 में मेरे साथ भी यही था, जैसे बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करने. खुद से जब आप इतने सारे सोर्सेज यूज़ करते हो और फिर फ़िल्टर करते हो कि कौन सा अच्छा है, उतने में ही बहुत टाइम निकल जाता है. तो यहाँ पे मेरी जो गाइडेंस थी, वो जो मैं बता रहा हूँ, एक कम्युनिटी बनी हुई थी, तो वहाँ पे मेरी हेल्प हुई. एक तो ये रहा. और फिर बाकी मैंने जो अपने लिए एक रूल सेट ये करा था कि जब मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पता है कि 3 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं, या 3 मंथ्स हैं मैं मान के चलता हूँ, तब से मैं मतलब जो भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है वो उतनी ही सुनना पसंद करता था जो मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या जो मेरे को, क्योंकि ये माइंडसेट की बहुत प्रॉब्लम होती है. मेरे साथ थी ये चीज़ कि जब मैं मॉक दे रहा हूँ तब मेरा ध्यान पूरी तरीके से मॉक पे नहीं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है. ये होती है क्रिएट उसी वजह से कि आप मतलब मान लिया चिट चैट में या दोस्तों से बातें बनाने में, या किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो आपको शायद हर्ट कर गई हो या बहुत अच्छी लग गई हो, मतलब एक एक्साइटेड स्टेट में. तो थोड़ा मैं ट्राई करता था कि जितना ज़्यादा टाइम हो उतने टाइम में काम डाउन रहूँ, मतलब एक नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना बहुत ज़्यादा परेशान इस चीज़ से. तो ये चीज़ें मैं अवॉइड करता था. तो चिट चैट हो गई, या मान लो दोस्तों के साथ पार्टी करना, क्योंकि जब आप नेक्स्ट डे मॉक दे रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में, या यही जो आप यूट्यूब का बता रहे हो, यही चीज़ें दिमाग में चल रही होती कि उस टाइम अरे ये देख रहे थे, मज़ा आ रहा था, अरे यार उसने ऐसे क्यों बोल दिया, मेरे से ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था. ये मेरे साथ तो था. मैं ओवर थिंक करता था उस चीज़ को बहुत. मतलब मॉक देते समय मेरे दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक करती थी कि कल क्या हुआ था, और आज उसने ये कह दिया, आज हम वहाँ जाएंगे, ये प्लान है. तो ये मेरे को समझ में आई कि थोड़ा मिलना, एक गैप बनाना पड़ेगा, दोस्तों से मिलना कम करना पड़ेगा. यूट्यूब पे शॉर्ट्स होती हैं, जैसे मैं एमईए की शॉर्ट्स देखता था बैठ के कि अंदर क्या होता है क्या है. तो ये चीज़ समझ में आई कि अभी से रिज़ल्ट को मत देखो कि क्या रिज़ल्ट होगा, क्या मज़े आएंगे, वो चीज़ मत देखो. अभी मतलब जो पहला गोल है जो सामने दिख रहा है, पहले उसको तो अचीव करो एटलीस्ट. पहले प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का सोचना शुरू करो. ऐसे मत करो स्टार्टिंग से ही तुम क्या बोलते हैं, मतलब रिजल्ट क्या आएगा उसकी टेंशन ले रहे हो. तो इतने मार्क्स पे प्री में इतने मार्क्स आ गए, रैंक कितनी बनेगी मेरी बाद में, इतने ले आऊँ. मतलब एक टारगेट सेट मत करो अपने ऊपर कि यही चाहिए, एमई यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. तो ये चीज़ मतलब आपको हार्म ही करेगी उल्टा जाके. तो यही चीज़ क्लिकबेट्स में भी यही होता है कि आप क्लिकबेट के चक्कर में उसे ओपन कर लेते हो, वो एंटरटेनिंग चीज़ मिलती है, तो एंटरटेनिंग चीज़ आपके दिमाग में रह जाती है, पढ़ाई नहीं रहेगी. तो इसलिए डेटा को फ़िल्टर आउट करना ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, आपको डेटा को फ़िल्टर आउट करना आना चाहिए कि क्या ये मेरी पढ़ाई से रिलेटेड है या नहीं है. तो मैंने जो अपने लिए देखा, हर किसी का अपना एक मतलब तरीका है जो रिफ़्रेशमेंट का है. रिफ़्रेशिंग चीज़ें देखना भी ज़रूरी है यूट्यूब पे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मिलता है,
आपको हर टाइम पढ़ाई की सोचते रहोगे तो नहीं हो सकता ऐसा। तो मेरे लिए जो रिफ़्रेशिंग था, मैं फ़ुटबॉल मैचेस देखता हूँ, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे मतलब वो ऐसी चीज़ है कि मेरे को याद भी नहीं आएगी बाद में, और मैं उस टाइम पे बहुत फ्रेश हो गया। या फिर फ़ुटबॉल खेलना मेरे को बहुत पसंद है, तो खेल लिए, आधे घंटे खेले अपना और फ्रेश हो गए बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करो, खेलना हो गया, या मूवी भी देखना। मतलब मेरे को पर्सनली नहीं सही लगता मूवी देखना, क्योंकि मूवी फिर मेरे को बाद में याद आती है ड्यूरिंग द मॉक्स, मतलब मेरी पढ़ाई के टाइम पे फिर वो मेरे दिमाग में चलती है। तो इसलिए तो मैं मतलब डेटा फ़िल्टर आउट अपने हिसाब से ही करना शुरू कर देता था। एग्ज़ाम के पास, जब एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है, तो मैं कुछ भी रेलेवेंट ऐसी चीज़ नहीं देखता, सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें। या मान लो दोस्तों से बातें करी तो उनसे ही करी जो एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, वो फिर आपसे उल्टी बात करेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेंगी। तो फ़िल्टर आउट करना ज़रूरी है, ऐसे मतलब थोड़ा गैप बनाना ज़रूरी है। और प्रिपरेशन के दौरान कोई आपने रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन, योगा रूटीन, मेडिटेशन रूटीन कुछ था आपका? नहीं, ऐसा कोई योगा रूटीन वगैरह नहीं था। मैंने बताया ना, जैसे ही मतलब मेरे को ऐसा लगता था स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ मैं। तो मैं गेम खेलता था या क्रिकेट भी खेल लेते थे। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स अगर आप एक पकड़ पाओ ना, बिल्कुल, और वो भी आप लेट्स से यू कांट डू 7 डेज अ वीक, अगर आप 3 डेज अ वीक भी कर पाते हो ना, वो जो इंटेंसिटी होती है ना स्पोर्ट्स में, इन्वॉल्वमेंट होता है, मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा कॉन्शियस बनाता है लाइफ में। हाँ। तो वो डिस्ट्रैक्शन टू जो कॉन्शियसनेस की जर्नी, एक आज की डेट में हर कोई यही फाइट कर रहा है कि बोल रहे हैं कि सबका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। जैसे मेरा एक फाइटिंग का तरीका सिंपल है, मैं 10 तरह की एक्टिविटीज़ करता हूँ डेली, है ना, 50 चीज़ें करनी होती हैं, तो कंसंट्रेशन लूज होता है। फिर आप कैसे, और फिर पढ़ाना एक फोकस वाला काम है, राइट, यू हैव टू गो 1.5 आवर, आपको बिल्कुल एक चीज़ में फोकस करना है। तो मेरा सिंपल सा एक है, जब मेरे को लगने लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आई एम डूइंग, मैं 1 घंटे फोकस डीपली बैठ के रीडिंग करता हूँ, नो डिस्ट्रैक्शन। मैं 1 घंटे किताब पढ़ूंगा, अच्छा, कोई नॉवेल या कोई बुक, 1 घंटे नो डिस्ट्रैक्शन, अलार्म लगा के पूरा। तो वो जो डीप आप जाते हो ना, गहराई में जब आप चीज़ों के उतरते हो, तो वो कामनेस और वो फोकस लौट आता है। तो कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे आप इस पे लौटो। और दूसरा मैंने देखा है स्पोर्ट्स, आप आधे घंटे 30 मिनट 35 मिनट का एक इंटेंस स्पोर्ट खेल लो, स्पेशली टीम स्पोर्ट अगर है वो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, व्हाटएवर यू लाइक, देन यू आर बैक इनटू द गेम इमीडिएटली। ठीक है, सोशल मीडिया का कैसे यूज़ किया आपने? फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह पे थे आप? इंस्टाग्राम पे मैंने मतलब अकाउंट तो था मेरा, कॉलेज टाइम पे था, पर उसके बाद से मैं एक्टिव नहीं था, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था। मतलब वो नहीं, मैं कोई भी अपडेट नहीं करता था, बस देख लेता था, कभी कभार देख लिया क्या चल रहा है क्या है। वो भी मैं इसीलिए ही फ़िल्टर आउट करता था, मतलब जैसे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जब मेरा बहुत करीब आ रहा है, तो मैं वो चीज़ भी अवॉइड करता था कि ना देखूं, क्योंकि ये है ना, दूसरों का देखा, अरे ये क्या कर रहा है। तो ये एसएससी की जर्नी में इतना एक तो पेशेंस चाहिए होता है कि आपको लगता है आप ही का कुछ नहीं हो रहा है, बाकी तो सबका कुछ ना कुछ चल ही रहा है लाइफ में, आपका नहीं चल रहा है। एक स्लो डाउन आ जाता है क्योंकि पूरा लाइफ में, तो इसलिए मैं अवॉइड करता था कि। और टॉपर शो वगैरह देखते थे अमन आप, टू मोटिवेट योरसेल्फ और टू इमेजिन योरसेल्फ कि मैं वहाँ कभी जाऊँगा? हाँ बिल्कुल, मैंने रेमो पे टॉपर शो के बहुत सारे शो देखे हैं। मेरे को नवीन यादव जो सर हैं, वेरी उनका, एनर्जेटिक, हाँ बहुत एनर्जेटिक था। तो उसमें बहुत मोटिवेशन मिला था मेरे को, इनका बढ़िया है, ऐसे होना चाहिए, मतलब सोच लिया है कि करना है तो कैसे भी करके करना है, ये वाली चीज़ है। फैमिली में कौन कौन है मन आपके? मेरी फैमिली में मेरी मदर है, मेरा भाई है एक, मेरा बड़ा भाई। तो फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी। लाइक मेरा बड़ा भाई है, तो ही इज़ लाइक करता धरता ऑफ द फैमिली, तो उसने पूरा मेरे को वो दे रखा था फ्रीडम कि आराम से तुम प्रिपेयर करो अपना टाइम लेके, कोई जल्दी नहीं है, मैं हूँ। तो इसलिए फैमिली की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। मम्मी कभी कभी ऐसे थोड़ा सा वो हो जाती हैं कि कितना टाइम दे दिया है, इतने टाइम में तो यूपीएससी हो जाता है दूसरों का, तो एसएससी में कितना टाइम लगता है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ट्विटर चला रहे हो, कैंपेनिंग चल रही है। तो वो तो पार्ट ऑफ जर्नी है ही। धीरे धीरे आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये भी एक टियर है, ट्विटर कैंपेन भी एक टियर बन चुका है, टी से शुरू भी होता है। तो ये चीज़ तो थी। पेशेंस चाहिए एसएससी की जर्नी में, पेशेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। एक और चीज़ अमन, क्या प्रिपरेशन के दौरान जब आप एसएससी करते हो, लंबा प्रोसेस होता है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता दिमाग की कोई और एग्जाम भी दे लेते हैं, कि आप फोकस थे कि नहीं एसएससी करेंगे बस और कुछ नहीं? हाँ होता, मतलब होता है ही, सभी का होता है कि ये कर ले, लेकिन वही चीज़ थी मेरे को एसएससी में ही। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, दिल्ली में मेरे को ये था हमेशा से कि दिल्ली में मेरे को जॉब मिल जाएगी। तो मेरा जो होम टाउन है मुरादाबाद, काफ़ी क्लोज है दिल्ली से, तो मेरा एक टच बना रहेगा दिल्ली में। तो इसलिए मेरा था कि एसएससी ही करेंगे अपनी।
और मतलब वर्क कल्चर अच्छा है, देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में वर्क कल्चर स्टेट के मुकाबले थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वर्क कल्चर शायद अच्छा है थोड़ा, तो इसलिए मैंने यही ऑप्ट करा था। प्लान भी नहीं था आपका? हाँ, प्लान भी रखने के चक्कर में फिर वो भी होता है, आपका थोड़ी सीरियसनेस एसएससी से रिलेटेड आपकी कम हो सकती है, तो इसीलिए था। और मैंने बताया जैसा 2018 में मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि अचीवेबल है, मतलब शायद एमईए वगैरह का तो मैंने कभी नहीं सोचा था, ये था कि यार ये तो टॉपर्स की चीज़ें हैं, हमारे मतलब की नहीं है, तो लेकिन ये था कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हो जाएगा, एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। बिल्कुल। अमन, एक चीज़ और कि जो भी एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, एक मैसेज अभी उनके बीच में ये भी है कि साइंस बैकग्राउंड के बच्चे ही तो सब अच्छी अच्छी सीटें लेके चले जाते हैं, तो जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग हैं उनका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है इन लोगों की वजह से। ठीक, आपका क्या व्यू है? आप भी साइंस बैकग्राउंड से आते हो, आपको क्या लगता है कि आर्ट बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या ये एग्ज़ाम अनअचीवेबल है? अनअचीवेबल तो नहीं है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के लोग, जैसे यूपीएससी है उसको ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में माना जाता है कि एडवांटेज होता है, पर लेकिन साइंस बैकग्राउंड के लोग भी यूपीएससी में क्लियर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा अचीव कर रहे हैं। तो सेम विद एसएससी, जैसे मीडियम भी लोग मानते हैं कि हिंदी मीडियम है या फिर आर्ट साइड है, तो ये सब मैटर नहीं करती, क्योंकि सब कुछ 10th क्लास तक ही है। एक तो सिलेबस मतलब देखा जाए 10th क्लास पे बेस्ड है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बाकी सबको इक्वली वर्क करना पड़ रहा है, कंसिस्टेंट रहते हैं तो सब कुछ कवर हो जाता है, इतना कुछ मेरे को लगता नहीं कि डिफरेंस क्रिएट होता है। साइंस में जैसे हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है पहले से, तो कम ध्यान देना पड़ता है, ऐसे ही किसी का अगर आर्ट्स बैकग्राउंड है तो उसको हिस्ट्री पॉलिटी पे हल्का सा कम ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जल्दी वो ग्रैस्प कर लेगा वो चीज़। तो जीएस में फ़र्क पड़ता है। मैथ्स में मेरे अकॉर्डिंग सभी को इक्वली पढ़नी पड़ रही है, इतना कुछ खास डिफरेंस आ नहीं रहा है, क्योंकि मैथ्स में ट्रेडिशनल वेज है नहीं ना, हर चीज़ मतलब ट्रेडिशनल सीखना पड़ता ही है, लेकिन हर चीज़ एक टाइम बाउंड है, वैसे नहीं है कि आप पूरा प्रोसीजर लेके जा रहे हो, टाइम बाउंड वे में मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ और एक ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है वो भी वैसे ही कर रहा है, तो बस यही तो करना है कि जल्दी करना है किसी भी क्वेश्चन को। मेरा व्यू पॉइंट जो छोटा सा है वो यही है कि बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनका भी एसएससी में नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट गेनिंग दैट कंफर्ट कि लेट्स से अगर मैथ्स आपकी एक प्रॉब्लम है, शायद इसीलिए हमारे यहाँ होता भी यही चीज़ है ना, अगर आप देखोगे कि जो कल्चर है वो यही है कि अगर मैथ्स में अच्छे हो तो साइंस, मैथ्स में अच्छे नहीं हो तो तुम्हें उठा के डाल दिया गया कॉमर्स या उसमें। तो प्रॉब्लम कॉमर्स बैकग्राउंड या फिर वो नहीं है, शायद आप मैथ्स में शुरू में थोड़ा वीक थे, इसलिए आप आर्ट में गए। ठीक है, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप उस स्किल को गेन करना चाहते हो तब नहीं पढ़े, अब पढ़ लो। तब मान लेते हैं टीचर्स अच्छे नहीं थे, आपने नहीं पढ़ा, अब टीचर्स का एक्सेस है, कंटेंट है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी है, कर लो, होने के तो हो जाएगा, है ना। अगर आप अचीव करोगे, मेहनत करोगे तो अचीवेबल है। मुझे साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी ऐसा हो सकता है ना कि उसकी मैथ्स अच्छी ना हो। पॉसिबल है, बिल्कुल है। हाँ, मेरे मैथ्स में सबसे कम थे 12th क्लास में, मैथ्स में मेरे 75 थे, बाकी सब में 90+ थे मेरे। तो मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए पहले से ही। एसएससी की मैथ्स बिल्कुल डिफरेंट है, सब कुछ 10th पे बेस्ड है, आपका लॉजिकल है काफ़ी चीज़ें, मैं देख रहा हूँ। अमन, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है, जिसमें बच्चों को कई तरह के बैटल्स लड़ने पड़ते हैं। मेंटल बैटल है, जिसको साइकोलॉजिकल बैटल भी बोल सकते हैं, एक उसका कंटेंट बैटल है कि उसको कंटेंट तैयार करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। देन कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि ट्विटर बैटल है, उनको ट्विटर पे ट्वीट भी करना पड़ता है वेरियस इश्यूज़ के लिए। तो एक बढ़िया मिक्स ऑफ इमोशंस होते हैं पूरी जर्नी में, उठा पटक चलती रहती है। स्टूडेंट्स को मुझे लगता है इस प्रिपरेशन में ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड होना है देन यूपीएससी। यूपीएससी का साइकिल फिक्स्ड है, बैंक एग्जाम की साइकिल फिक्स्ड है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल टफनेस चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपका संदेश क्या है नए एस्पिरेंट्स के लिए कि जैसे आपने इस बैटल को जीता है, वो भी जीत कर एक दिन ऑफिसर बने? तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि आपके पास एक पेशेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। तो पेशेंस से आपका ये है कि टाइम ज़्यादा दोगे तब भी आपको मतलब वो चीज़ परेशान नहीं करेगी, तो टाइम देना है, पेशेंस रखना है अपने पास, और एक एलिट माइंडसेट होना चाहिए आपका। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं अपने एक साथ वाले से कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर मेरे 140 आते हैं उसके 150 आते हैं तो मुझे 150 ही रीच करना है। तो अपने टारगेट्स बहुत छोटे नहीं बनाने चाहिए, एक जितना आपका फुल पोटेंशियल है वो रियलाइज़ करो आप उस चीज़ को। तो मतलब हमेशा compete करो, जो बेस्ट हैं उनसे compete करो हमेशा। तो मतलब इम्प्रूवमेंट का आप में हमेशा एक स्कोप दिखेगा उस वो चीज़ करने से। तो
तो मेरे हिसाब से हमेशा जो बिल्कुल एलीट्स हैं उनसे कंपेयर करो, ऐसे मतलब मीडियोकर बन के नहीं रहना है, ये मेरा मानना रहता है इसमें। चेज एक्सेलेंस। हाँ बिल्कुल, चेज ऑलवेज एक्सेलेंस को ही चेज करना है। और बाकी जो रहता है मतलब आपकी डेली की फ़ाइट होनी चाहिए, डेली के एक छोटे छोटे गोल सेट होने चाहिए। बहुत ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज़ होता है, ऐसा नहीं होता एकदम इतनी स्ट्रेस ले लो कि 10 घंटे पढ़ना है आज मुझे चाहे कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले 2 घंटे 3 घंटे से ही स्टार्ट कर करके, और एक एग्ज़ाम टाइम की एक मतलब आपके पास इन डेप्थ अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ कि मेरी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और मेरा माइंड जो है हेल्दी रहे, मतलब मेरी डाइट अच्छी रहे, मेरा माइंड हेल्दी रहे। तो मतलब आप एक टाइम फ्रेम सेट करो कि जब मेरा एग्ज़ाम आएगा तो मैं इतने आवर्स बढ़ाऊँगा अपने कैसे भी करके, या इतने मॉक्स दूंगा, इतने लर्निंग उस टाइम पे करूँगा। तो मतलब मेरा ये रहता है कि 1 महीने पहले मेरी एटलीस्ट लर्निंग फेज़ ख़त्म हो जाए कैसे भी करके, कि बाद में मैं सिर्फ एक मॉक वाला ही फेज़ रह जाए। तो ये रहता है बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने हैं अपने जो स्टडिंग आवर्स हैं, ऐसे एकदम नहीं इंक्रीज़ करना वरना बहुत बर्डन फील ना करें उससे। और एक रेगुलरिटी होनी चाहिए पढ़ाई में, ऐसा नहीं है कि रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, एक दिन कम पढ़ रहे हो तो एक दिन ज़्यादा भी पढ़ के दिखाना है फिर। तो जिससे कि ऐसा होगा ना, आप एक किसी से पिछड़ा हुआ फील करना ना शुरू कर दो कि अरे वो बहुत बेटर है। मतलब आपके एफर्ट्स खुद से लॉयल रहना पड़ेगा कि पिछड़ना नहीं है, स्टार्टिंग से ही सबके साथ चल के ही प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आप चाहे कोई कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक मतलब टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं, आपस में बच्चे शेयर करते हैं, और या फिर आप किसी हॉस्टल में रहते हो वहाँ पे लोग प्रिपेयर करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि कनेक्टेड रहो हर चीज़ से। तो रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए कि पिछड़ा हुआ फील ना करने लगो अपने आप को दूसरों से। और बाकी अटेंशन के लिए क्रेव नहीं करना है उस टाइम पे मेरे हिसाब से। जैसे जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आता है या फिर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, अटेंशन के लिए क्रेव मत करो कि मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि सोशल मीडिया और इन सब से थोड़ा सा दूर रहता हूँ कि लाइक अटेंशन के लिए मैं ये नहीं कि हमेशा अपने पोस्ट कर रहा हूँ या अपने आप को सोशलाइज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये रहता है कि जिस दिन मतलब आपको सक्सेस मिलेगी उस दिन आपको फुल अटेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अपने टाइम का वेट करो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन सच थिंग्स। राइट। सो अमन की बात बिल्कुल सही है कि डू समथिंग सो दैट पीपल ऑटोमेटिकली वांट टू कनेक्ट टू यू। देखिए एक दिन वो आता है, रादर देन कि अभी आप उसकी क्रेविंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वर्क जो आपको लास्ट में, जैसे मैं कहता हूँ कि आप एक अच्छी रैंक ले आते हो, एकाएक आपको इतने लोग जान जाते हैं। शुरू में आप फाइट मारोगे, लोग मुझे मैसेज करेंगे सर मुझे फॉलो कर लो, तो मैं कहता हूँ मैं कर भी लूँगा, तुम्हें 10 रुपये भी कोई नहीं देगा, क्या फ़ायदा। ठीक है। तो देयर विल बी टाइम जब आपको अटेंशन भी मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी, बट वो पहले करिए, वो बहुत बढ़िया लगा। अमन की पूरी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है, और मैंने हर वो सवाल पूछने की कोशिश करी है जिसके थ्रू आपको बहुत मदद मिले समझने में कि टॉपर्स क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर मदद करेंगी, आप भी एक बहुत अच्छी रैंक लाके अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रैमो विद टॉपर्स आपकी प्रिपरेशन जर्नी में वैल्यू एडिशन कर रहा है। इन टॉपर्स की जर्नी को देखकर आपको समझ में आता होगा कि हाँ ठीक है, ये ऐसी पर्सनालिटी है, इन्होंने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं, क्या चेंजेस करने हैं, तो उसको स्ट्रीमलाइन कर पाओगे आप, और कहीं ना कहीं आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक दिन टॉपर ज़रूर बनोगे। यही मेरी पूरी उम्मीद भी है और आपको शुभकामनाएं भी हैं। अमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद रैमो विद टॉपर शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।